Hello everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yes. कैसे हैं सब लोग? Okay. So welcome back to the class. Great. तो आज हम डिस्कशन करेंगे ग्राफ. थोड़ा सा शेड्यूल सम लेट चल रहे हैं बट डोंट वरी, विल कवर इट अप. तो फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग ग्राफ्स और कुछ जो इम्पोर्टेंट आइडियाज. वैसे जैसे मैंने पहले भी अगर आपको बताया हो, इफ यू रिमेम्बर, ग्राफ जो है उसका ओवरऑल जो वेटेज है कंप्यूटर साइंस में वो एक अच्छा खासा है, लेकिन द एंटायर वेटेज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस. सो डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत बेसिक आइडिया हम डिस्कस कर रहे होते हैं. उसके बाद ग्राफ का कुछ आइडिया विल बी डिस्कसिंग इन एल्गोरिथम्स, और बचा हुआ आइडिया जो ग्राफ का होगा दैट विल बी डिस्कसिंग इन ग्राफ थ्योरी, जो हम डिस्क्रीट में पढ़ रहे हैं, है ना. हालांकि अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसका मतलब जो तीनों सेक्शंस हैं ग्राफ के जो हमें पढ़ने हैं, मोर और लेस दे विल बी कंप्लीटेड. सो अगेन पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट से स्टार्ट करता हूं. दैट इज हाउ यू स्टोर अ ग्राफ इन अ कंप्यूटर और इन अ मेमोरी. क्योंकि ग्राफ सिंपल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स है. अब ग्राफ बेसिकली दो सेट से मिलके बना है, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस. सो देयर कुड बी डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज. जिस तरह से आप एक ग्राफ की इंफॉर्मेशन मशीन में स्टोर कर सकते हैं, और उन डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज के फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एल्गोरिथम्स पे. तो किस तरह से स्टोर करने से क्या फर्क पड़ता है, वो सारी बात ऑब्जर्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट है और देखने वाले होंगे, है ना. तो चलिए एक एक करके बात करता हूँ. देखिए मैं क्या लिखता हूँ. अ ग्राफ इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. तो दो कंपोनेंट ऑब्वियसली हमारे पास है. द फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस इज आल्सो कॉल्ड नोड्स. अच्छा, अब यहाँ पर हम थ्योरेटिकल स्टडी तो कर नहीं रहे हैं, तो क्या कंप्यूटर के अंदर जब हम किसी ग्राफ को स्टोर कराएंगे, कैन वी हैव इनफाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस? एक बार मुझे बताएं. क्योंकि जब हम ग्राफ थ्योरी स्टडी करेंगे तो वहां तो मैं क्लियर कट बोल दूंगा कि भाई दो तरह के सेट हो सकते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. बट यहां पर क्या कुछ इनफाइनाइट सेट हो सकता है? नहीं. तो वी विल हैव finite set of vertices and a finite set of ordered pair of the form u comma v is called an edge. अब यहाँ पे समझिएगा इस बात को. दो तरीके हो सकते हैं. अभी तो मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर्ड. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहीं पर देखिए ये ग्राफ बना हुआ है. क्या मैं इस एज को, लेट मी नेम इज एज ए, क्या मैं ए को 1,2 लिख सकता हूं क्या? यस और नो? Can I write edge A as 1,2? Yes, because edge के दो एंड पॉइंट होंगे, तो आप उन एंड पॉइंट या उन एंड वर्टिसेस के थ्रू भी एज को रिप्रेजेंट कर सकते हो. और एक बात पहले क्लियर कर लेता हूं. दो बातें हैं. जैसे आपको याद है रिलेशंस में हमने इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड पेयर वाली कहानी. जी हाँ, बिल्कुल सेम बात यहाँ पे है. बिल्कुल सेम बात यहाँ पे है. तो अगेन अगर एज के केस में ये जो पेयर है u कॉमा v, अगर ये अनऑर्डर्ड है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ मुझे बताओ. कि ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड है कि अनडायरेक्टेड है? ग्राफ अनडायरेक्टेड है, यानी कि एजेस की कोई डायरेक्शन नहीं है. इन दैट केस यू कैन से कि सर 1,2 और 2,1 एक ही बात है ना. लेकिन अगर ये पेयर डायरेक्टेड है, यानी कि आप ये बोल रहे हैं कि 1,2 इज अ डिफरेंट थिंग एंड 2,1 इज अ डिफरेंट थिंग, देन उसका मतलब जो एज होगा वो डायरेक्टेड एज होगा. देयर विल बी एन एज फ्रॉम 1 to 2, लेकिन 2 से 1 पे एज नहीं होगा. क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? यस. उस केस में हम इसको ऑर्डर्ड पेयर मान रहे होंगे. Okay, so a finite set of ordered pair, the pair is called ordered because u comma v is not the same as v comma u in a directed graph. कुछ लोग इसको डायग्राफ भी बोलते हैं, जहां पर एजेस की कोई डायरेक्शन हो सकती है. The pair of the form u comma v indicate that there is an edge from u to v and edge may contain अब again
क्या यहाँ पर एजेस के साथ अगर मैं बात करूं तो कभी कभी हम वेट्स एसोसिएट करते हैं, जी हाँ। बाद में जाके मान लीजिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्पैनिंग ट्री की, जहां पर हर एज की कॉस्ट आपके पास होगी, या हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ग्राफ में एक वर्टेक्स से बाकी सारे वर्टेक्स का आपको या किसी दूसरे वर्टेक्स का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये वो प्रॉब्लम्स है जिस केस में जिसके साथ हम वेट भी एसोसिएट करके रखते हैं। यस। कुशल आप चाहें तो अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी नए सब्जेक्ट आई थिंक आफ्टर 7-8 days, आई थिंक 24 से मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तब उस पर भी आ सकते हैं, है ना। वैसे अगर चाहो तो इट्स अ न्यू टॉपिक, कुछ ना कुछ तो 100% आपको समझ आएगा, बिकॉज ग्राफ मैंने आज ही स्टार्ट किया, तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स योर कॉल। मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मुझे बताएं, मैंने कोई ऐसी कोई बात नहीं बोली जो आपने पहले कभी सुनी या सोची नहीं होगी या पढ़ी नहीं होगी। ग्राफ दो स्ट्रक्चर से मिलके बनेगा, वर्टिसेस से और एजेस से। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? जल्दी से एक बार मुझे कंक्लूड करके बताएं। ग्राफ, यस, तो आप बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर है जो वर्टिसेस और एजेस से मिलके बना है। उसके बाद जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ग्राफ में बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। तो जैसा यहाँ पर समझ आ रहा है, क्या ग्राफ डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड हो सकता है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो डायरेक्टेड मतलब जहां पे एजेस का एक डायरेक्शन होगा, और अनडायरेक्टेड मतलब जहां पे एजेस का डायरेक्शन नहीं होगा। ए कॉमा बी सेम एज बी कॉमा ए। और साथ में आपको बता रहा हूं कि अगर आप चाहो, या जिस तरह से हम करते हैं, एजेस को विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ग्राफ को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? कोई बता सकता है कहाँ पे इस्तेमाल होता है ग्राफ? हर डेटा स्ट्रक्चर का हमने कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज समझा है, एक बार आप मुझे बताएंगे व्हाई ग्राफ्स आर सो इम्पोर्टेंट? ओके, युगल बोल रहे हैं कि सर मैप में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, फेयर इनफ। फेसबुक, मशीन लर्निंग, गूगल मैप्स, सोशल मीडिया नेटवर्क्स, एटीसी में, ओके, डेटाबेसेस, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। ज्यादातर केस में आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मैं पढ़ना स्टार्ट कर, देखिए क्या लिखता हूँ। ग्राफ आर यूज टू रिप्रेजेंट मेनी रियल लाइफ एप्लीकेशंस। ग्राफ आर यूज टू रिप्रेजेंट नेटवर्क्स। अब नेटवर्क्स कंप्यूटर नेटवर्क्स हो सकते हैं, टेलीफोन नेटवर्क हो सकते हैं, स्ट्रीट्स का नेटवर्क हो सकता है, कोई भी अगर सर्किट आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो सब हो सकता है। उसका सोशल मीडिया का आप लोग एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम यूज होते हैं जस्ट टू मेक कनेक्शन, या जैसा आप बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लिंक्डइन है, फेसबुक है, वहां पर भी यू नो कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए, सर्च करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए, क्लस्टरिंग करने के लिए ज्यादातर केसेस में बाद में ग्राफ यूज करते हैं। और ये तो वो प्रॉब्लम देखिए टेक्निकली है जहां पर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम भी होती हैं जिनका प्रैक्टिकली ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है हम कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन वहां पर भी कुछ केसेस में क्या होता है कि जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं इन द रिसर्च पार्ट, इट इज क्वाइट इजी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अ ग्राफ, है ना। आप में से जो लोग बाद में रिसर्च कर रहे होंगे वो इस बात को जरूर समझेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि शायद whether it's your MTech thesis or a PhD thesis, no matter what problem you take, in what topic you take, ग्राफ्स कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है उसको सिंपलर बनाने में, उसको सॉल्वेबल बनाने में, अंडरस्टैंडेबल बनाने में हमारी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या आप? तो ग्राफ्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंस, तो उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देके हमें पढ़ना और समझना भी है, बाद में भी हमारे बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जो पहला हमारी प्रॉब्लम है वो है कि हाउ टू स्टोर अ ग्राफ इन मेमोरी, और कैसे उसको स्टोर करें। मेरा एमएससी थीसिस ग्राफ थ्योरी में ही था, बहुत अच्छे। तो फिर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक जो सबसे कॉमन आइडिया है जिसको मैं बोलता हूँ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स किस तरह से काम करता है?
बेस ग्राफ के, देखिए अगेन कोई ग्राफ के बेस पे नहीं होता, दोबारा समझिए। ग्राफ कोई टूल है, टेक्नोलॉजी है, क्या है? ग्राफ एक टूल है, इजंट इट? अब कौन एग्जैक्टली उस टूल को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो आपको बताने वाला है? फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब किसी वीडियो को रिकमेंड कैसे करता है, ये कितना बड़ा पॉपुलर प्रॉब्लम है कि हर कोई यही गैस करना चाहता है, यस और नो, आप सोच के बताओ। अगर आपको ये पता लग जाए कि YouTube किसी वीडियो को कैसे रिकमेंड करता है, लोग इतने रुपया खर्च करते हैं जस्ट टू मेक अ वीडियो वायरल, पब्लिसिटी के लिए, है ना? बट ये नहीं समझ आ रहा होता कि एग्जैक्टली YouTube किस वीडियो को कैसे पिक कर रहा है। और लोग कहते हैं गूगल इतना एफर्ट लगाता है इस चीज के ऊपर, गूगल इतना एफर्ट लगाता है कि अगर आपको कभी पता भी लग जाए ना कि गूगल या यूट्यूब इस तरह से उस वीडियो को रिकमेंड कर रहा है, तो विद इन 1 डे हर डेली एल्गोरिदम में 40 to 50 चेंजेस हो रहे थे। कैन यू सी किस स्पीड से वो इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं? दैट इज अ रियलिटी, दैट इज अ रियलिटी कि हर दिन 40-50 नए एक्सपेरिमेंट वो रन करके देख रहे होते हैं कि अभी ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं बोलते कि ग्राफ बेस्ड है, ये तो फिर बहुत रेस्ट्रिक्टेड स्टेटमेंट हो जाएगा। बहुत सारे आइडियाज उसके अंदर हैं जिसमें से ग्राफ भी एक आइडिया है, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं, कोई भी कंपनी क्या कर रही है, वो हमें नहीं पता। अब जैसे आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, अमेजोन। अब जाहिर सी बात है, आज से 20 साल पहले अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, कोई सामान बेचना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको शोरूम्स खोलने पड़ेंगे, शहरों में जो जो पॉपुलर मार्केट होंगी, जहां लोग आते हैं, वहां पे अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे और न जाने क्या क्या। सोचिए कितना खर्चा है ना? लेकिन अब अगर आधे लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाके, मान लीजिए अमेजोन पे जाके सामान खरीद रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि जब कोई सर्च करे तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो सर्च हो, यस और नो? वो फर्स्ट पेज पे आए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या 10th पेज पे अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो क्या कोई वहां तक पहुंचता है? नहीं। तो अगेन अगर आपको एग्जैक्टली ये पता लग जाए कि अमेजोन कैसे यू नो उस बात को समझ रहा है और किस बेस पे सॉर्ट करता है, तो आप कोशिश करेंगे कि उस एल्गोरिथम को पागल बनाया जा सके। बट अगेन दे कीप इट चेंजिंग, दे कीप इट सो कॉम्प्लेक्स कि आप नहीं उसे फिगर आउट कर सकते एग्जैक्टली, और जब तक आप करेंगे वो चेंज हो चुका होगा। फॉलो कर पा रहे हैं? ओके अच्छा, अमेजोन वालों की तो दूसरी प्रॉब्लम भी है, और बहुत लोग इस चीज के लिए क्रिटिसाइज भी करते हैं, बहुत लोग इसलिए अमेजोन पे अपना सामान बेचते भी नहीं है। क्या अमेजोन जो वेंडर्स वहां पर सामान अपना सेल कर रहे होते हैं, उनका डेटा भी एनालाइज करता है? अब फॉर एग्जाम्पल, कि आपको एग्जाम्पल दो, मान लीजिए यू आर सेलिंग ईयरफोन्स, है ना? अब मजे की बात क्या है कि अमेजोन को सारा डेटा पता है, और आज के टाइम में सबसे वैल्यूबल चीज क्या है? डेटा। उसको पता है दुनिया के किस इलाके में किस तरह का प्रोडक्ट बिकता है। भारत में फॉर एग्जांपल किस रेंज के ईयरफोन्स बिक रहे हैं, वायरलेस बिक रहे हैं, वायरलेस बिक रहे हैं, हेडफोन्स बिक रहे हैं, सारा डेटा उसके पास है। ज्यादातर लोगों के पास लगभग कितना पैसा होता है, किस रेंज में कितनी सेल होती है, ये आपके मेरे पास नहीं, उनके पास है। तो वो क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं अच्छा कौन कौन सी कंपनी चला रही है, और उसके बाद अपना प्रोडक्ट निकाल देते हैं अमेजोन बेसिक्स में, इजंट इट? या कभी कभी बिल्क में खरीद लेते हैं, तो जो एक्चुअली आपको सेल कर रहा होता है वेंडर नहीं, वेंडर से पहले से 10 लाख ईयरफोन खरीद के रख लिए। वेंडर को भी आसान है कि भाई अब मुझे टेंशन नहीं लेनी, मेरा तो बेका भी ये बाद में जितने बेचेगा बेच लेगा। तो खैर इस तरह के बहुत सारे काम भी अमेजोन करते हैं, बट ये सारा का सारा काम में कहीं ना कहीं ग्राफ यूज होता है। बहुत आगे निकल गए हम डिस्कशन में, बट ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हाँ, कुछ सामान की रिब्रांडिंग करते हैं, कुछ खुद भी बना लेते हैं, बट यही इनका मॉडल है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा सेट, है ना? जिसके पास डेटा सेट है, जो एनालाइज कर पा रहा है कि मार्केट की डिमांड क्या है, उस बेस पे आप आगे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ ये फिर सबसे साधारण, सबसे सिंपल मेथड जिसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता, वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए जितने भी मैट्रिक्स या वर्टिसेस हमारे पास हैं, जैसे इस ग्राफ में हाउ मेनी वर्टेक्स वी हैव? 5 वर्टिसेस।
जीरो से हम कहाँ तक है, 4 तक, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, विल बी डिक्लेयरिंग अ 5x5 मैट्रिक्स। तो जितने वर्टिसेस हमारे पास हैं, वर्टेक्स क्रॉस वर्टेक्स एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। यस, नाउ वेयर v इज द नंबर ऑफ वर्टिस इन द ग्राफ, 2D मैट्रिक्स होगा। और ऑब्वियसली आप बता सकते हो या सोच पा रहे हो कि कहाँ पर 0 और कहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ। इस मैट्रिक्स में 0 कहाँ आएगा और 1 कहाँ आएगा, हाउ वी आर मेकिंग दिस डिसीजन। वेरी गुड। तो ऑब्वियसली जहां पर एज है, एज इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, और जहां पर एज नहीं है देयर यू हैव 0। तो 0 से 0 पे ऑब्वियसली सेल्फ लूप नहीं है। 0 से दो ही एज है, एक 1 पे गई है, एक 4 पे गई है। तो 0 से 1 और 0 से 4 पे देखिए हम 1 लिख रहे हैं, बाकी सब जगह 0 लिख रहे हैं। एडजेसेंट मैट्रिक्स क्या है बेटा, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो पहले एक बार, पूरी बात समझ जाओगे एडजेसेंट मैट्रिक्स क्या है। यस, सो दिस इज अ मैट्रिक्स। अच्छा, इसका नाम एडजेसेंट मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं, ऑब्वियसली एज, जब दो वर्टेक्स के बीच में एज होती है तो उन दोनों वर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं। देखिए कुछ ग्राफ थ्योरी की टर्मिनोलॉजी है, सोचेंगे तो समझ आएगा। देन द वर्टेक्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। अगर दो वर्टेक्स के बीच में, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए, आप मुझे बताएं क्या 1 और 4 ये दोनों वर्टेक्स एडजेसेंट हैं। बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट एज बिटवीन देम। क्या 2 और 4 एडजेसेंट हैं, प्लीज टेल मी दिस। क्या 2 और 4 एडजेसेंट है, नहीं। क्या 2 से 4 रीचेबल है, हाँ। रीचेबिलिटी होना अलग बात है, जहां पर एक पाथ आपके पास होगा। लेकिन मैं दो वर्टिसेस को एडजेसेंट कब बोलता हूं, एडजेसेंट तब बोलूंगा जब वहां पर मेरे पास दोनों के बीच में एक एज होगा। तो वो जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस है, वहां वहां पर मैं 1 लगा रहा हूं। तो एडजेसेंसी का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैट्रिक्स का मतलब क्या है भाई, मैट्रिक्स तो एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। तो इसी वजह से इस मेथड को, इस रिप्रेजेंटेशन को एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं, है ना। तो जहां पर एज है वहां पर 1, जहां एज नहीं है वहां पर 0। और सेकंड ऑब्जर्वेशन करिएगा, क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होने वाली है, क्योंकि ये जो ग्राफ अभी आपके सामने है ये डायरेक्टेड है कि अनडायरेक्टेड है। हेलो धनंजय जी, गुड मॉर्निंग। ये अनडायरेक्टेड है। तो ऑब्वियसली अगर 0 से 1 पे एज है तो फिर 1 से 0 पर भी एज होगा। ये अगर 2 से 3 पे एज है तो 3 से 2 पर भी एज होगा। तो ये सिमेट्रिक होगी। हालांकि अगर ये ग्राफ हम डायरेक्टेड मानते तब क्या होता बताओ। अगर हम इस ग्राफ को डायरेक्टेड मानते तब क्या होता, तब भी क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स होती, नहीं। तब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जरूरी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली 0 से 1 पे या 3 से 2 पर एज है तो 2 से 3 पे हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, एक और बात मैं पूछ रहा हूं। यस, एक और बात पूछ रहा हूं, यहां पर अगर हमें वेट एसोसिएट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जहां 1 लिखा है वहां पर वेट लिख दो, इजंट इट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोई भी वेट एसोसिएट कर देता हूँ, 7 3 2 1, लाइक 5 एंड लेट मी से 4 अगेन। तो 0 से 1 पे जाके 7 लिखो, चलेगा। सिमिलरली 1 से 0 पर भी जाके 7 लिख सकते हो, लाइक दिस। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, जहां पर आपने एक मैट्रिक्स ली एक ग्राफ लिया और जस्ट उस तरह से उतने क्रॉस उतने का मैट्रिक्स लेके जहां जहां पर एजेस हैं उसको रिप्रेजेंट कर लिया। पहले मुझे बताओ ये रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट आप फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं। लेट मी डू वन थिंग, एक बहुत साधारण सा ग्राफ बनाता हूं दोबारा से। कोई केशव कह रहा था कि मेरे को एक पॉइंट या एक बात नहीं समझा। लुक एट दिस ग्राफ, A B C D E and let me have one more vertex F। जरा जल्दी से अपनी कॉपी पे ये ग्राफ बना के बताएंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे।
यस बट डुप्लीकेसी नहीं हो रहा है मैट्रिक्स, मैं समझा नहीं शुभम, डुप्लीकेसी मतलब डुप्लीसी, ए बी सी डी, नो दिस इज ई, यार इतना सुंदर सुंदर लिखा है, दिस इज ई, ए बी सी डी ई। जरा इस पैटर्न को देखिए, ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए कि इसको कैसे यू नो हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए वो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया, मैं दोनों ऑब्जर्वेशन करा देता हूँ, इसी वजह से कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करा रहा हूँ। मुझे समझा कि एक डाउट, एक कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए एक रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों से भी करा रहा हूं। ये ग्राफ देखिएगा, जो नीचे वाला ग्राफ है वो डायरेक्टेड है कि अनडायरेक्टेड है? नीचे वाला ग्राफ डायरेक्टेड है, ऊपर वाला अनडायरेक्टेड है। अब आप दोनों को एक बार चेक करके देखिए, मुझे ऑब्जर्वेशन बताइए, तो फिर मुझे लगता है उसके बाद कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डन। ठीक है, एक एक करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, जहां कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी वर्टिसेस यू हैव? 6 वर्टेक्स यू हैव। तो जो मैट्रिक्स बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ 6,6 मैट्रिक्स। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी 6,6, सो लेट मी हैव A B C and then D E F, similarly A B C and then D E and F। अब जल्दी से जहां जहां वैल्यू में 1 लिखता जाता हूं तो ए के एडजेसेंट कौन कौन है? ए के एडजेसेंट बी है और ए के एडजेसेंट ई है। सिमिलरली अब आप चाहो तो इस आइडिया को कॉलम वाइज भी देख सकते हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले चलो ऐसे ही देखते हैं, बी के एडजेसेंट बताओ कौन कौन है। अब क्योंकि ए बी के एडजेसेंट है तो बी भी ए के एडजेसेंट होगा, दोनों जगह आप इस बात को फॉलो करोगे। तो बी के केस में ए पर भी आपको मिलेगा, उसके बाद बी पे नहीं मिलेगा, उसके बाद यू विल हैव सी, और उसके बाद डी पर भी आपको 1 मिलेगा, और उसके बाद आपको और कोई बचा क्या? और ई पर भी 1 मिलेगा। बाकी जो केस है ऑब्वियसली आप उसे 0 मान के चल सकते हो। सी सिर्फ एडजेसेंट है बी से, उसके बाद डी जो है वो एडजेसेंट है बी से और एडजेसेंट है ई से। ई भाई साहब एडजेसेंट है ए से, बी से और डी से। और लास्ट वन एफ जो है वो किसी के साथ भी एडजेसेंट नहीं है। मैंने कोशिश की कि ऐसा एग्जाम्पल लूं जिसमें सारे केस कवर हो जाए। अब एक बार, हालांकि बहुत साधारण बात है, बट कभी कभी डाउट रह जाता है, तो वो डाउट का स्कोप ना हो, इसी वजह से पूरा रिप्रेजेंटेशन मैंने आपसे कराया। अब इसमें अगर कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं। क्या आप ये रिप्रेजेंटेशन फॉलो कर पा रहे हैं कि आपने पूरा बना लिया मैट्रिक्स? सी डी एज नहीं है, हाँ तो मैंने सी डी बनाया भी नहीं, सी डी से एज नहीं लिखा है। ठीक है तो अनडायरेक्टेड ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसमें किसी को कोई डाउट है? अनडायरेक्टेड ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में नहीं, एच को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं ऐसे पूछ लेता हूँ फाइनली एक बार अगेन, अगर व्हाट शुड आई से, अगर ए कॉमा बी एक एज हमारे पास है, तो मैट्रिक्स में एथ रो और बीएथ कॉलम में आप 1 रखेंगे, बात खत्म। यस और नो? और ऑब्वियसली अगर अनडायरेक्टेड है तो उल्टा भी, बी कॉमा ए पर भी आपको 1 ही मिलेगा। और जो लोग नहीं समझते, इसी को अपन सिमेट्रिक्स भी बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि एम आई कॉमा जे और एम जे कॉमा आई दोनों जगह आपको सेम वैल्यू मिले, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए जरा बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा सर, एक से ज्यादा अनकनेक्टेड वर्टेक्स भी हो सकते हैं क्या लाइफ में? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। ऐसा भी हो सकता है किसी ग्राफ में सारे के सारे वर्टेक्स ही अनकनेक्टेड हो, वैसे उसे अनकनेक्टेड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। ग्राफ थ्योरी की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। अ वर्टेक्स हैविंग डिग्री 0, सी का डिग्री 1, उसको बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। सी और ई एडजेसेंट है क्या आप पूछ रहे हैं? आकाश, आप मुझे बताएं क्या सी और ई के बीच में कोई एज है डायरेक्ट? मैंने आपको भी क्या समझाया 2 मिनट पहले, दो वर्टिसेस एडजेसेंट कहलाएंगे जब उनके बीच में एक एज होगा। तो क्या सी और ई के बीच में कोई एज है, मुझे बताओ। नहीं, कोई एज नहीं है। सी और ई के बीच में कोई एज नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या पूछ रहे थे, एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट तब होंगे देन व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट एज कनेक्टिंग देम, बट यहाँ पे कोई एज नहीं है। यस अच्छा, अब अगर मैं नीचे वाले रिप्रेजेंटेशन पे आ जाऊं भाई, और यहां पर क्या करना है अपने को, अभी 4x4 मैट्रिक्स से काम चल जाएगा। तो लेट मी से ए बी सी डी एंड ए बी सी डी। ऑब्जर्व कर लेते हैं, अब जरा वैल्यू फिल करते हैं, मुझे बताइएगा ए से कहां कहां पर एज है। ए से आपको एक एज मिलेगा बी पे और दूसरा एज मिलेगा डी पे। एक एज बी पे, एक एज डी पे। बी से कहां कहां एज मिलेगा? बी से एज मिलेगा सी पर और डी पर। सी से किधर एज है? तो देयर यू सी से कोई भी आउटगोइंग एज है क्या? नहीं, कोई भी एज नहीं इस बार। क्यों? क्या सी से मुझे बी और डी पे एज नहीं रखना चाहिए, मुझे बताओ। सी से बी और डी पे नहीं, इस बार डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है ना। ओके, और डी पे? डी से जरूर एक एज है सी पे। वेरी गुड। तब यहां पर आप देख रहे हैं, क्या इस मैट्रिक्स को भी मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकता हूं? नहीं, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और ऑब्वियसली डायरेक्टेड है। तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए सेम बात नहीं है, है ना। इवन आप समझिए, रियल लाइफ में भी आप समझो, क्या दोनों तरह के प्रॉब्लम आप टैकल कर सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है एक्सक्यूज मी, ए से एक मिनट रुकिए भाई। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि ए से बी, अभी बहुत दिनों से मैं इतना बोला नहीं ना, तो मेरा गला भूल गया कि मैं एक टीचर हूं। ओके सर, नॉन गोगोई साहब बोल रहे हैं, सर नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स के लिए एज वेट इनफाइनाइट ले सकते हैं क्या? नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स के लिए एज वेट इनफाइनाइट ले सकते हैं क्या? हाँ, आप लिख सकते हैं। देखिए, हम यही तो बताना चाह रहे हैं ना कि दे आर नॉट एडजेसेंट, इजंट इट। तो जब वेट्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियसली उसमें हर केस में जहां अभी मैं 0 लिख रहा हूं, वहां पर मैं क्या लिखूंगा? इन्फिनिटी। अगर मैं वेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या रीचेबिलिटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देन आई विल ट्रीट इट एज, अभी टेंशन मत लो, आगे जाके हमें एक केस कवर करना है। यस चलिए, क्या तो ये आपको बात समझ आई। अब मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्ट कंक्लूड करूं, क्या आप मुझे इस मेथड का एक एडवांटेज बताएंगे? ग्राफ को जब मैं इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज आप समझें। गिलोई लीजिए सर, थ्रॉट की सब दिक्कत दूर हो जाएगी। थ्रॉट तो रहेगा या थ्रॉट भी निकल जाएगा? पता लगा बोल ही नहीं पा रहे कि तो मसला ही हल हो गया, ये लो। एक आदमी मुझे मिला था, वो बोल रहा है कि अगर दांतों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो बेटर है कि सारे दांत निकलवा दो, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैंने कहा भाई ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, अब दांत ही नहीं बचेंगे। ओके
हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ एडवांटेज की, वेट नहीं समझ आया। अच्छा, एक और बात मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। आकाश, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं या जो करेंगे फिलहाल, क्या यहाँ पर हम वेट्स की कोई खास वैल्यू देते हैं? डेटा स्ट्रक्चर में नहीं। तो वेट्स के साथ दो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। एक सॉल्व करनी है, या मैं काम करूं एक मिनट रुकिए, चलिए ये मसला यहीं हल किया देता हूं, इसी को दोबारा बना लेता हूं इन दोनों ग्राफ को, वरना फिर ये बात भी खत्म होगी। क्या नाम रखे हमने? ए बी सी डी ई। मैं अपने हिसाब से कुछ भी रैंडम वेट एसोसिएट कर रहा हूं। यस, चलिए मुझे बताइए, अब अगर इस तरह से अगेन ये मैट्रिक्स अभी भी, ये ग्राफ अभी भी डायरेक्टेड है कि अनडायरेक्टेड है? एग्जाम्पल हम एक सॉल्व कर लेते हैं ना, तो उस पर अपने को क्लैरिटी आ जाती है। ये अभी भी अनडायरेक्टेड ही है। जरा अब बताओगे इस ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करूं? अब मैं वेट कर लेता हूं, जिन लोग को क्लियर है या जिनको क्लियर नहीं है, दोनों का अगर कोई कंफ्यूजन, कोई गड़बड़ी होगी तो अभी सॉल्व हो जाएगी। हम्म, ओके। तो जब मैं देखिए वेट एसोसिएट करता हूं, तो अब सबसे पहले तो जो डायगोनल है, एक बार ऑब्जर्वेशन करिएगा इस पॉइंट पे, क्या डायगोनल पे मैं 0 रख सकता हूं? इट डिपेंड्स, क्योंकि यहाँ पे किसी भी वर्टेक्स से उसी वर्टेक्स का जो कॉस्ट है वो तो 0 ही है। यस, ओके। अब उसके बाद जब मैं ए से बी का कॉस्ट देखता हूं मेरे को 7 नजर आता है। जब मैं ए से ई का कॉस्ट देखता हूं मेरे को 3 नजर आता है। और बाकी सब केस में अब मैं यहां पर क्या रखूंगा? आई कैन हैव इंफिनिटी। जो ये समझाने का तरीका है कि ए से सी पे, डी पे या ई एफ पे कोई डायरेक्ट एज नहीं है। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? इस बार 0 नहीं रखूंगा, क्योंकि 0 से मतलब कुछ और निकल सकता है। 0 से शायद लगेगा आप 0 डिस्टेंस पे है, ऐसा कुछ। वाई नॉट इन्फिनिटी ऑन डायगोनल? अब आप सोचो ना, यहां बात रीचेबिलिटी की हो रही है। सेम वर्टेक्स है, सेम वर्टेक्स। ए से ए का कॉस्ट कितना हुआ? 0। और एक बात मैं बता दूं, अगर कहीं पर हम सेल्फ लूप लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या उसका कॉस्ट 0 होगा? नहीं, उसका कुछ और कॉस्ट भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। और फिर अगेन एक लेवल के बाद अब आप इस प्रॉब्लम को समझें, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप ये पॉइंट समझें। ये प्रॉब्लम सब्जेक्टिव हो सकता है, इजंट इट? जो बता रहा है वो ये डिस्कस भी करेगा कि एक्चुअली मैट्रिक्स किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी चलो इसे आगे भी पहले फिल कर लेता हूं। बी से ए का कॉस्ट 7, बी से ए से बी, सॉरी बी से ही कर रहे हैं ना? यस, बी से सी का कॉस्ट 1, बी से ई का कॉस्ट 4 एंड बी से डी का कॉस्ट 5, और बचा हुआ इन्फिनिटी कर सकता हूं। देन सी से सिर्फ एक ही वर्टेक्स रीचेबल है, दैट इज 1, और बाकी सब जगह मैं इन्फिनिटी लगा सकता हूं। उसके बाद डी से कौन कौन है? डी से बी है और ई है। बी का कॉस्ट है 5 और ई का कॉस्ट है 1, एंड अगेन रिमेनिंग प्लेसेस पे आई कैन पुट इंफिनिटी। ई से आगे ऑब्जर्व करूंगा तो ई से ए का 3, ई से बी का 4 और ई से डी का 1, और बाकी सब जगह इंफिनिटी। और लास्ट केस में डी है, तो डी से बी का कॉस्ट हुआ 5 और डी से ई का कॉस्ट हुआ 1, और बाकी सब जगह इनपुट है इंफिनिटी। मुझे बताओ एक बार ये पॉइंट समझ आ रहा है क्या? और जिसको प्रॉब्लम है एक बार रिफ्रेश करो भाई, या लैग ज्यादा हो रहा था मुझे बताओ, मैं रिफ्रेश करूं?
अच्छा नहीं, ये एफ वाला मैंने गलत फिल कर दिया, आई एम सॉरी। एफ में तो ऑब्वियसली एफ से तो कोई रीचेबिलिटी है नहीं, तो सबका इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, हाँ, अब मैं आपसे एक बात कर रहा था कि ये कम से कम जो रिप्रेजेंटेशन बनाए, क्या ये आप फॉलो कर पा रहे हैं फिलहाल? देखो, आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, और कौन सा इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करो ये भी एक सब्जेक्टिव मैटर है। जैसे इस मैट्रिक्स में मैं सिर्फ एडजेसेंट एजेस वाला इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या पाथ का भी वैल्यू लिख रहा हूं? जैसे उदाहरण देखिएगा एक बार, अगर कंफ्यूजन तो मुझे बताइएगा। ओके, इफ आई राइट यहां पर 8, बताओ इस बात का क्या मतलब है? ए से सी पर अगर 8 लिखो, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि मैं टोटल पाथ की कॉस्ट बता रहा हूं। ए से सी तक जाएंगे तो शायद ए से बी तक 7 है, और फिर बी से सी तक 1 है, तो 7 + 8 1 विल बिकम 8। ये आइडिया है ना? लेकिन ऑब्वियसली अभी मैं इन्फिनिटी मान के चल रहा हूँ, क्योंकि हम डायरेक्ट सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल आइडिया है, मेरे ख्याल से इतने डिस्कशन की इस पर जरूरत नहीं थी जितना हमने कर लिया। बट खैर, किसी ग्राफ को मैट्रिक्स फॉर्म में भी कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्या ये फॉलो कर पा रहे हैं, इसमें कोई डाउट है? जी, एफ के लिए बताएं निधि, क्या कंफ्यूजन है? एफ क्या किसी वर्टेक्स से रीचेबल है? जी नहीं। तो एफ से बाकी सारे वर्टेक्स, या बाकी सारे वर्टेक्स से एफ, मैंने इन्फिनिटी लिखा। क्या आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए था? मुझे बताएं। क्योंकि एफ किसी भी वर्टेक्स से रीचेबल नहीं है, तो ना किसी वर्टेक्स से आप एफ तक पहुंच सकते, ना एफ से किसी वर्टेक्स तक जा सकते, तो उसको तो इन्फिनिटी ही होना था। यस, तो इसलिए तो उसका नाम आइसोलेटेड है। अच्छा, आप जीरो कब लिखेंगे? आपको पढ़ के ये पैटर्न नहीं समझ आया? मैंने तो इसीलिए सबसे पहले सिर्फ जीरो ही फिल किए। क्यों भाई, आपको अब तक ये नहीं समझ आ रहा कि जीरो मैं कहां फिल कर रहा हूं? आकाश शर्मा पूछ रहे हैं अगर जीरो इनसाइड होता तो। आकाश, आप कौन से ईयर में हो अभी? क्या पढ़ाई पढ़ रहे हो, या क्या पढ़ाई पढ़ चुके हो? थर्ड ईयर में हो? मुझे डर लग रहा है पूछते हुए, बट मैं एक बार पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि एफ अगर यहां होता तो सर क्या होता? ये लो, मुझे रिफ्रेश। अरे यार, एक मिनट रुको भाई, मार कर चल जा। चलो, अभी मैं इसी से लिख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कौन साहब थे। क्या आप मुझसे ये बोल रहे हो आकाश कि एफ अगर यहां होता तो क्या होता? इनसाइड? नहीं। तो फिर इनसाइड से क्या मतलब है, आपको मुझे बताएं एक बार। बी और डी के बीच में होता? ऐसे इधर पूछ रहे हो आप? एक्सक्यूज मी, आप खिसकेले हो क्या? पागल हो क्या? ये किस तरह का जाहिलाना सवाल हुआ था? अब क्या होता है, एज चेंज हो जाती भाई। बी से एफ एक एज होती, एफ से डी एक और एज हो जाती। अब इसमें क्या होता, क्या बताऊं? ये कैसा सवाल हुआ भाई?
ओके सर, अभी आपकी फर्स्ट क्लास है आज के सेकंड डे? बताओ। सेकंड है। ऐसा तो नहीं सोच रहे कि सारे पैसे आज ही वसूल कर लोगे? भाई वो बात पूछो जो सेंसेबल हो। अच्छा ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ, ये जो रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं इसका एडवांटेज क्या है? अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या हुआ? जल्दी से बताओ। दोनों चीज एक बार मैं आप ही से, क्योंकि अब तो आपने फिल करके भी देख लिया, तो दोनों एडवांटेज मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होगा? बताओ जरा, एडवांटेज क्या है? इजी टू एक्सेस। एक्सेसिबिलिटी बाद की बात है, पहले आप मुझे बताएं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या समझाई है किसी भी आइडिया में? कन्वीनियंस या एफिशिएंसी? व्हाट इज प्रायोरिटी नंबर 1? कन्वीनियंस। तो आप मुझे बताएं, इस, हालांकि आपके केस में शायद बात थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट इस रिप्रेजेंटेशन को करना, पढ़ना, समझना आसान है या मुश्किल है? बहुत सिंपल है। जितने वर्टेक्स हैं उतने क्रॉस उतने का मैट्रिक्स बनाना है। बाकी अगर अगर अनडायरेक्टेड है, अनवेटेड है, तो कैसे रिप्रेजेंट करना आप समझ पा रहे हैं। डायरेक्टेड है या वेटेड भी है तो भी कैसे करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इट्स क्वाइट सिंपल, है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि इसको पढ़ना समझना बहुत आसान है। अब आप मुझे बताएं स्पीड की बात, क्योंकि हम एक एरे यूज कर रहे हैं तो क्या बड़ी स्पीड से काम करेगा ये? जी हाँ। चलो फिर दो तीन और अलग अलग आइडिया पूछता हूँ, मॉडिफिकेशन पे पहुंच जाता हूँ। एक्सेस करना बड़ा आसान। अगर मुझे इस ग्राफ के अंदर कोई एज लगानी या हटानी हो, एक एज जो पहले से है उसको हटाना चाहता हूं, एक एज जो नहीं थी उसको लगाना चाहता हूं, तो ये काम करना भी आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। मुझे नहीं पता आपको मुश्किल क्यों लग रहा है, इससे आसान भला क्या हो सकता है? आप मुझे बोलें ए से बी एज हटानी है, मैं डायरेक्ट जाऊंगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लगेगा, मुझे लगता है ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा। आप एन स्क्वायर बोल रहे हो, मुझे लग रहा है ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा। अगर आपने मुझे बोला कि सर ए से बी वाला एज हटाओ, तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं तो डायरेक्ट एक्सेस करूंगा। मैं मैट्रिक्स ए कॉमा बी पे जाऊंगा, वहां पे 0 लिख दूंगा, बात खत्म हो गई। आप मुझे बोलोगे सर ए से डी पे नया एज लगाओ, मैं डायरेक्ट ए कॉमा, भाई एरे में तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो मैं तो ए कॉमा डी पे जाऊंगा और वहां पे जाके 1 लिख दूंगा, और ऐसे ही होगा क्या, ये एज चली जाएगी और एक नई एज आ जाएगी। तो दोबारा सोचो आप क्या बोल रहे हो, एक्सेस करना फास्ट है कि स्लो है? और किसी भी नई एज को लगाना या पुरानी एज को हटाना, ये काम भी मुश्किल है कि आसान है? बहुत आसान है। यहां तक की बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ठीक है। अच्छा, अभी आप समझिएगा, मैं और कॉम्प्लेक्स बात नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ग्राफ पे तो बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, तो क्या दो ग्राफ का यूनियन करना, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, और बहुत तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स फॉर्मेट इतना आसान होता है कि उन सारे ऑपरेशंस को किसी ना किसी हद तक टैकल करना आसान है। प्रॉब्लम यहां पर क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगा, पहला प्रॉब्लम, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ वर्टिसेस। सोचो अब एक बार, वर्टेक्स इंसर्ट और डिलीट करना आसान है या मुश्किल है? या मैं पहले उससे सिंपल बात पूछ लेता हूं, इस मेथड का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है कि कम है? नाउ यू कैन थिंक अबाउट। चलो ऐसा करते हैं, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड सोचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैन यू टेल मी इंडिया में कितने एयरपोर्ट्स होंगे? अंदाजा लगाओ। मेरे को भी वैसे नहीं पता एग्जैक्टली। 500? अरे नहीं यार। आई एम सॉरी, काफी क्लोज आपका आ रहा है, 486। लेकिन उसमें उसमें बोल रहा है कि एयर स्कूल्स, फ्लाइंग स्कूल्स, मिलिट्री बेसिस सब है। 123 आर फॉर कमर्शियल प्लेन्स। चलो हम 123 की बात कर लेते हैं।
जिससे आम पैसेंजर प्लेन उड़ते हैं, दैट इज 123। उसमें बोल रहा है 34 आर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नहीं जाते। अब आप मुझे बताओ, अगर सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स की ही बात की जाए और आप मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करो 123, क्या हर एयरपोर्ट से हर एयरपोर्ट की डायरेक्ट फ्लाइट होगी इन 123 में? ऑब्वियसली नहीं होगी, है ना। तो जब डायरेक्ट नहीं होती तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर वो कनेक्टेड फ्लाइट आप लेते हैं, पहले कहीं और जाएंगे फिर वहां से कहीं और, समथिंग लाइक दिस। जो बड़े एयरपोर्ट है उनकी डायरेक्ट फ्लाइट होगी, जैसे दिल्ली मुंबई की डायरेक्ट फ्लाइट होगी, बैंगलोर हैदराबाद की डायरेक्ट फ्लाइट होगी, इस तरह से दिल्ली कोलकाता डायरेक्ट फ्लाइट होगी। ठीक है, अब बस मैं आपसे एक बात पूछ रहा था, अगर इस इंफॉर्मेशन को इंदौर टू दिल्ली, हर्षवर्धन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंदौर को भी आप छोटा मत मानो, इंदौर इज अ बिग एयरपोर्ट। यस, ठीक है। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ये जो मैट्रिक्स आप अब रिप्रेजेंट करोगे, विल इट बी अ 123 क्रॉस 123 मैट्रिक्स? यस। अब आप मुझे एक बात बताएं, तो 123 इंटू 123 कितना हो जाता है? ये प्रैक्टिकली जब तक थोड़ा सा आप सोचेंगे नहीं तब तक नहीं बात समझ आनी, इसीलिए एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये कुछ आता है 15,129। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? 15,129 सेल्स लग जाएंगे आपके, तब कहीं जाके इतना बड़ा मैट्रिक्स स्टोर होगा। तो एक तो बड़ी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बोल दो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर इट इज ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स का स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा, हम सबको पता है एरे जो है, इज इट अ स्टैटिक स्ट्रक्चर और डायनेमिक स्ट्रक्चर? एरे इज अ स्टैटिक स्ट्रक्चर। तो क्या ये आपको पहले से बताना पड़ेगा कि इस ग्राफ में कितने वर्टिसेस होने वाले हैं? जी हाँ। प्रॉब्लम क्या है, ये जो 129 एयरपोर्ट्स, 123 एयरपोर्ट्स अभी हैं, क्या फ्यूचर में भी 120 रहेंगे या चेंज होंगे? चेंज होंगे। बट क्या इस एरे में चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। और ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम हम सोच रहे हैं एयरपोर्ट्स, मान लीजिए यहां पर वर्टेक्स की जगह राउटर रिप्रेजेंट करने हो, तो राउटर तो लाइव नेटवर्क में आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, कोई राउटर डीएक्टिवेट हो गया, कोई नया राउटर आ गया। कहने का मतलब है कि उस तरह का ग्राफ, उस तरह की प्रॉब्लम जहां पे बार बार वर्टिसेस के इंसर्शन डिलीशन हो रहे हैं, आप नहीं यहाँ पे हैंडल कर पाओगे। क्योंकि एक तरीका हो सकता है, आपको लग रहा है 123 है, तो आपने 500 क्रॉस 500 का एक मैट्रिक्स डिक्लेयर करके छोड़ दिया। नाउ दिस मैट्रिक्स विल सफर फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। दोनों, दोनों, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे? अगर आपने स्पेस ज्यादा लिया और एक्चुअली कम इस्तेमाल हुआ, देन दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इजंट इट? 500 क्रॉस 500 का स्लॉट आपने लिया और इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, क्योंकि आप एक बात समझो अगेन, ये जो एयरपोर्ट वाला एग्जांपल हमने लिया, दिस डेटा स्ट्रक्चर विल आल्सो बी एन एग्जांपल ऑफ स्पार्स और डेंस, स्पार्स डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि हर एयरपोर्ट से शायद 5-6 एयरपोर्ट के लिए ही डायरेक्ट फ्लाइट होगी, तो वहां पे आपको 1 लगाना पड़ेगा, बाकी सब तो इनडायरेक्ट होंगी। तो मोस्ट ऑफ द जगह आपको 0 0 0 ही फिल करना होगा, सिर्फ कुछ जगह ही आपको 1 लिखना होगा। फॉलो कर पा रहे कि नहीं? दूसरा, अगर फ्यूचर में, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया में हो सकता है 500 से ज्यादा भी एयरपोर्ट्स हो, बिल्कुल हो सकता है। अब उसके बाद आप इस एक्सटेंड कैसे करेंगे? कंटिग्यूस है तो इसका मतलब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा, हो सकता है स्पेस अवेलेबल हो बट कंटिग्यूस ना हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस केस के अंदर। सर हाउ टू से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लाइक ऑर्डर ऑफ एन? इट इज सेम, इट इज सेम। अभी तो खैर देखो आदर्श, हमने टाइम की भी बात नहीं की इन डेप्थ, है ना, लेकिन मैं बस मैट्रिक्स का साइज आपसे पूछ रहा हूं। कितने रो आपके पास है, कितने कॉलम्स आपके पास है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। कितने रोज आपके पास है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। और नंबर ऑफ वर्टेक्स इनटू नंबर ऑफ वर्टेक्स, सो यू कैन से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपर बाउंड इज ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर। इससे ज्यादा तो सेल नहीं चाहिए हो सकते ना। एक बार देखिए, इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? ओके तो मुझे बताओ फाइनली, ये जो मेथड अभी हम यहाँ देख रहे हैं ये मेथड आसान है, सिंपल है, लेकिन मैं बोलूंगा अगर कोई बहुत छोटा
ग्राफ है तो शायद वहां पर आप रिप्रेजेंट करो, पर जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्टेक्स बढ़ते जाएंगे या रिक्वायरमेंट ऐसी है कि बार बार इंसर्शन डिलीशन हो रहा है खासकर वर्टिसेस के, तो उस केस में क्या एडजेसेंसी मैट्रिक्स कोई बहुत अच्छा मेथड है किसी ग्राफ को स्टोर करने के लिए? नहीं। अच्छा, तो उसका एक मॉडिफिकेशन हो सकता है जो आमतौर पे लोग यूज करते हैं ग्राफ को स्टोर करने के लिए, जिसको बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। अब एडजेसेंसी लिस्ट क्या है, जरा एक बार चेकआउट करो, क्या ये वही सेम ग्राफ है जो पहले हमने एग्जांपल में देखा था? जी हाँ, 5 वर्टेक्स हमारे पास है, 0 1 2 3 4। और यहां पर अब एक आइडिया आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। लुक एट दिस, हमने क्या किया यहां पर, मान लीजिए इसको ऐसा हो सकता है आपको थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा हो, बट लेट मी से हमारे पास एक एरे है, वी हैव एन एरे जिसके अंदर 5 सेल्स हमारे पास हैं, 0 1 2 3 4। क्या ये ऑब्जर्व आप कर पा रहे हैं? वी हैव अ एरे विच कंटेन 5 सेल्स। ओके, तो अब इस बात को समझिएगा, क्या वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एरे यूज कर रहा हूं कि लिंक लिस्ट? ये बात गौर करके बताएं जरा। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं। वर्टिसेस, टोटल वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई एम यूजिंग एन एरे और अ लिंक लिस्ट। आई एम यूजिंग एन एरे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस बार मुझे 123 इंटू 123 का एरे डिक्लेयर करना पड़ रहा है या सिर्फ 123 का? तो इस वेस्टेज को मैनेजेबल वेस्टेज माना जा सकता है, ये कोई इतना भारी स्पेस आपने नहीं लिया। उसके बाद जो एडजेसेंसी इंफॉर्मेशन है, जो एज की इंफॉर्मेशन है, उसके लिए मजे की बात है कि अब हम एरे ना यूज करके लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत लॉजिकल बात है। तो भाई साहब, 0 किस किस के एडजेसेंट है? 0 इज एडजेसेंट टू 1 एंड एडजेसेंट टू 4। तो यहां पर मैं 2 नोड लगा लेता हूं, एक में लिख लेता हूं 1, एक में 4, ताकि मुझे याद रहे माय वर्टेक्स नंबर 0 हैज अ एज टू वर्टेक्स नंबर 1 एंड वर्टेक्स नंबर 4। अच्छा, ऑब्वियसली इस ऑर्डर से कोई फर्क पड़ता है क्या, मुझे बताए? यहां पर पहले 4 आए या 1 आए, नहीं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये रिप्रेजेंटेशन आप फॉलो कर पा रहे हैं? क्या मेरे पास एक एरे है और हर वैल्यू पे आई हैव अ लिंक लिस्ट जो एजेस की इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखे हुए है। अभी मैं जरा 2-3 बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं आप लोग के क्वेश्चंस लूंगा। ज्यादातर खैर इससे थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है। लेट मी आस्क यू वन बाय वन। इस आइडिया में एजेस को इंसर्ट करना, डिलीट करना आसान काम है या मुश्किल काम है? बताएं जरा। अगेन आसान है। अब ये एडवांटेज मैं आपको पढ़ा के आया हूं। लिंक लिस्ट में इंसर्शन, लिंक लिस्ट इज अ डायनेमिक स्ट्रक्चर, इजंट इट? लिंक लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन बहुत आसान काम है। क्या ये उतनी ही वेस्टेज कर रहा है जितना एडजेसेंसी मैट्रिक्स कर रहा था? नहीं, बहुत कम कर रहा है। वो वी स्क्वायर पे कर रहा था, ये तो सिर्फ वही उतने ही नोड लगा रहा है जितने नोड होना जरूरी है। यस और नो? यस। आप सबके भी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, डोंट वरी। क्या यहां पर वर्टिसेस का इंसर्शन डिलीशन आसान होगा या मुश्किल होगा? देखिए अगेन, थोड़ा इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो यहां भी होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 5 वर्टेक्स में एक बढ़ाना चाहूं तो बढ़ा सकता हूं क्या वर्टेक्स की फॉर्म में? ऐसे इन जनरल तो नहीं बढ़ा सकता, बट फिर एक बात कर सकते हैं कि हो सकता है आप पहले से ही आपको अंदाजा हो कि आपकी प्रॉब्लम का बाद में स्केल क्या होने वाला है, और उसी हिसाब से आप कुछ सेल्स पहले से खाली लेके चले। लेकिन ये जो वेस्टेज है और पहले जो वेस्टेज हो रही थी, क्या ये कंपैरेबल है? क्या ये इंप्रूव्ड है? एक्सक्यूज मी, पहले से बहुत मैनेजेबल है, बिकॉज जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, वहां पे मैं वी स्क्वायर पे कर रहा था, यहां पर सिर्फ वी पे कर रहा हूं, तो ये मैनेजेबल है। इंसर्शन डिलीशन भी आसान है, तो एक तरह का थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमने कर लिया। प्रैक्टिकल आइडिया है जो कुछ हद तक बेटर काम कर रहा है। क्या यहाँ पर
मान लीजिए 1 से 3 पे एज है कि नहीं, ये पता लगाना थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होगा या स्लो होगा? 1 से 3 पे एज है कि नहीं है, ये पता लगाना थोड़ा फास्ट है कि स्लो है? रिलेटिवली थोड़ा सा स्लो होगा, बिकॉज आपको लिस्ट ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। और यहाँ इस केस में देख रहे हैं 3 लास्ट में मिल रहा है, जबकि वहां पर तो आप सीधे लोकेशन पे जाते हैं। यस। अब जो कुछ सवाल है आप लोग पूछ रहे हैं, एरे में पॉइंटर कैसे स्टोर करेंगे, इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करेंगे, ये मैं बताऊं, ये बीटेक लेवल का सवाल है नहीं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। खैर, आगे जब अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। एरे का मतलब क्या होता है मुझे बताएं। ये सवाल पूछने का एक मतलब है कि अभी आपको इसका बेसिक भी नहीं पता इम्प्लीमेंटेशन का। एरे का मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, होमोजीनियस डेटा। तो क्या मैं एक पॉइंटर का एरे नहीं बना सकता क्या भाई? बिल्कुल बना सकता हूं, कौन रोक सकता है बताओ? ऑब्वियसली वी कैन हैव एरे जिसके अंदर सिर्फ पॉइंटर्स होंगे। मुझे सोच ले एक बार, बताएं कि इसके अंदर कोई तकलीफ है? इवन अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, आई कैन हैव अ एरे जिसके अंदर जो सेल्स हैं, बेसिकली आई कैन हैव अ स्ट्रक्चर, अ एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि यहां पर एक डेटा रखूं और बचे पार्ट में नोड रख लूं, पॉइंटर रख लूं। क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। हर तरह के मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं आगे इन पे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जब मैं इम्प्लीमेंटेशन पे जाऊंगा, है ना। तो ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये बीटेक लेवल पे थोड़ा गड़बड़ है, बट कोई बात नहीं, आगे मैं इसकी बात करूंगा। तो विराज, मैंने आपकी भी बात बता दी। आप भी ये पूछे थे एरे के अंदर डेटा पॉइंटर दोनों कैसे स्टोर करेंगे। भाई कर सकते हैं, यू कैन हैव ए एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, सर किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद होनी चाहिए या ऑपरेशन के थ्रू निकालना आना चाहिए? अच्छा, किसी चीज को, मुझे एक बात बताओ, किसी चीज को याद करने का क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली से पटना का डिस्टेंस क्या है बाय ट्रेन, कोई बता सकता है? दिल्ली से पटना का डिस्टेंस क्या है? 1200 किलोमीटर है, 52 किलोमीटर है, 1100, 1200, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट शायद 998 है, शायद 1000 से एक या दो कम। दिल्ली से बॉम्बे का डिस्टेंस क्या है, दिल्ली टू बॉम्बे बाय ट्रेन? टिकट पे लिखा रहता है, आप टिकट लेंगे ना। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, इट इज रफली 1400 किलोमीटर्स, है ना। तो आप मुझे बताएं, क्या अगर आपके लिए इंफॉर्मेशन वैल्यूबल है, क्या ये डेटा याद होना चाहिए अगर आपको लगता है कि इसकी वैल्यू है? हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली रन टाइम पे आप कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, या कर सकते हो कि किसी ने पूछ लिया तो तुरंत आप इंची टेप लेके पहुंच गए कि चलो अभी सर नाप के बता देते हैं कितना है ना। लेकिन जब यहां पर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि एल्गोरिदम के केस में, डेटा स्ट्रक्चर के केस में याद होना चाहिए कि निकालना आना चाहिए, आप मुझे बताओ, आपको पता है कि वो किसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछने वाला है अगले साल? ये सवाल पता कैसा हुआ, मैं चाह रहा हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को भी, बट मैं चाह रहा हूं आप सोचने का तरीका सोचो। ऐसे सोचो, अगर मैं 123 को 41 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? बताओ जरा, आंसर बताओ क्या आएगा, आप ही करके बताओ। 141 इंटू 123 क्या रिजल्ट आएगा? वो 41 इंटू 123 क्या वैल्यू आएगी, बताओ जल्दी से। गलत तो नहीं निकाला? चलो, 5043। अब इसे याद करूं क्या? इसे याद करने की जरूरत है क्या? नहीं, जरूरत पड़ने पे खुद दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सवाल आप जो पूछ रहे हैं ये बिल्कुल गलत सवाल है। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है
कि कुछ केस में आपको सोचना नहीं पड़ता। अगर मैं 10 into 80 करूं, आप कैलकुलेट करके देखते नहीं, आपको पहले ही पता लग जाता है कि भाई ये 800 होगा। या अगर मैं 2 की पावर 10 करूं तो आपको पता लग जाता है 1024 होगा, इजंट इट? क्या आप कैलकुलेट करके देख रहे हो? नहीं। लेकिन क्योंकि इतनी बार आप काम कर चुके हो कि वो आपको याद हो जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि याद होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप उस डेटा पे इतना काम कर चुके हो, आपको याद हो गया धीरे धीरे। तो अब अगर किसी क्वेश्चन के केस में आप मुझसे बोलो कि सर मर्ज सॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ऑब्वियसली n log n है। इस पे इतनी बार हम काम करेंगे और कर चुके होंगे तो हर किसी को पता होता है। बट एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी याद नहीं करनी है आपको। ये तो बहुत खराब आइडिया हुआ सोचने का। सर ऐसा वी तो एरे ही डायरेक्ट इंडेक्स से भी तो कर सकते हैं, स्लो क्यों होगा फिर सर? जो मैं आपकी भावनाएं समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस केस में पूछ रहे हैं ना स्लो क्यों होगा। जी बेटा, आप एरे ही तो एक्सेस कर सकते हो ना। आप डायरेक्ट एक्सेस से कहां पहुंचे? आप यहां पहुंच गए इंडेक्स 1 पे, 3 तक कैसे पहुंचोगे ये बताओ। सवाल सुना था आपने मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं कि 1 से, या चलो छोड़ दो, 1 से 1 से सभी के पास है, ठीक है। 1 से 3 पे एज है कि नहीं पता लगाना था। इसके लिए तो लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करोगे या ये भी एरे से ही पता लग जाएगा? बात समझ आ रही है क्या? ठीक है। और कोई डाउट बचा किसी का? हो गए थे कि आप पूछ रहे थे उस समय। बट हमारा प्रॉब्लम सेम है, वर्टेक्स ऐड करना तो कॉम्प्लेक्स होगा ना बिकॉज ऑफ एरे। मैं शायद इसको ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ, सेम प्रॉब्लम नहीं है, स्केल बहुत कम है। पहले आपको वी स्क्वायर नंबर ऑफ वर्टिसेस ऐड करने पड़ रहे थे, अभी वी करने पड़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम बहुत छोटा हो गया है और रिलेटिवली मैनेजेबल है। यस। तो अगेन, अगर मैं, हर बिजनेस में कुछ फायदा कुछ नुकसान होगा। डिलीटिंग विल ऑल्सो टेक टाइम लाइक सर्चिंग। ऑब्वियसली अब डिलीट करने के लिए पहले सर्च करोगे, फिर उस नोड को डिलीट करोगे। अब यहां पर आपकी लिंक लिस्ट की इंफॉर्मेशन काम आएगी। क्या किसी लोकेशन का एड्रेस ढूंढना आपको आता है? हाँ। क्या उस एड्रेस से पहले एड्रेस निकालना आपको आता है? हाँ। जिस लिंक लिस्ट में लोकेशन का एड्रेस पता, लोकेशन का नेक्स्ट नोड डिलीट करना हो, क्या वो सब करना आपको आता है? जी हाँ। अब बाकी डिपेंड करता है भाई आपकी प्रैक्टिस पे। मैंने एक एक एल्गोरिथम पढ़ाया है आपको, लिंक लिस्ट में याद करो। लोकेशन सर्च करना, लोकेशन से पहला ढूंढना, डिलीट करना, रिकर्सिवली, इटरेटिवली, हर तरह से हमने इसको प्रोसेस किया है। ठीक है। तो ये दो बेसिक तरीके हैं। बाद में जब इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो अलग अलग आइडियाज काम आ सकते हैं। और कुछ जगह जब आप लिखते हैं कि इस चीज की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो मैं एक बार बता दूं आपको, ग्राफ रिलेटेड जो एल्गोरिथम्स हैं, जैसे डिजकास्ट्रा है, बेलमैन फोर्ड है, क्रुस्कल है, प्रिम्स है, ज्यादातर केस में इन क्वेश्चंस पे कॉम्प्लेक्सिटी, इन एल्गोरिथम्स पे कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है? वो एल्गोरिथम जिनकी ग्राफ पे बहुत अच्छी खासी डिपेंडेंसी, नहीं पूछता है ज्यादातर केस में। द रीजन इज बिकॉज क्या इनकी कॉम्प्लेक्सिटी इनके इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करती है? हाँ। आप उस ग्राफ को कैसे स्टोर करेंगे, इस बात से एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होती है। अब आप कोरमैन उठा के देखो, अब आप बुक चेक करो, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कोई भी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम उठाओगे, एल्गोरिथम 1 या 2 पेज में कंप्लीट होगा, लेकिन उसके बाद जो उसकी एनालिसिस है वो 10-15 पेज चलेगी, क्योंकि फिर कोरमैन तो नहीं छोड़ेगा। वो उस एल्गोरिथम को हर एक तरह से ग्राफ को स्टोर करके दिखाएगा और फिर आपको एनालाइज करके बताएगा कि देखो इस केस में इतना कॉस्ट आ रहा है, इस केस में इतना आ रहा है। यस। तो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ज्यादातर केस में एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक क्या होता है? सॉर्टिंग। जैसे सॉर्टिंग में जल्दी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहां पे बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। और ग्राफ वगैरह का भी इतना यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब पहले जो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चंस पे लेके जाता हूं। जो पहली बड़ी प्रॉब्लम हमें रिजॉल्व करनी है, हाँ, पहली प्रॉब्लम जो हमें रिजॉल्व करनी है वो है ट्रैवर्सल।
क्या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को ट्रेवर्स करना एक इंपॉर्टेंट काम है? आप मुझे बताओ। जी हाँ, हमने एरे है, लिंक लिस्ट है, हर किसी पे हमने ट्रेवर्सल की बात की है। ट्री पे तो बहुत अच्छे से हमने समझा है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, है ना। आपने देखा उस पर कितने तरह के अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं। वही सेम प्रॉब्लम हम ग्राफ पे भी करेंगे। अब मजे की बात क्या, देखो अगेन, कोई मुझे बता सकता है ग्राफ को ट्रेवर्स करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? आप रन टाइम पे चाहो तो कोई नया तरीका भी डेवलप कर सकते हो। इसमें ग्राफ में वेट कैसे स्टोर करेंगे? अच्छा, बड़ा मासूम क्वेश्चन आपका है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचा करो। वेट के साथ साथ अगर ये भी स्टोर करना है कि उस नोड का मालिक कौन है हो सकता है ये सारे नोड किसी के हों, ये आपके फ्रेंड्स के हाउस है। एक फ्रेंड आपका 0 है, 1 है, और उनके बीच में आप देख रहे हो डिस्टेंस क्या है। साथ में ये भी देखना हो कि उसका बर्थडे कब है। प्रॉब्लम क्या है? अब ये नोड है, फिलहाल पहला पार्ट बता रहा है कि 4 है। आप कह रहे हो वेट भी करना है, एक स्लॉट और बना लो, कर लो। कितना वेट रखना है? 1 से 4 की एज का वेट कितना रखना है? 7 रखना है, लो 7 रख लो। बताओ प्रॉब्लम क्या है? अब इस स्ट्रक्चर को मैं कैसे पढ़ूंगा? इस नोड को पहला बता रहा है वर्टेक्स नंबर, दूसरा बता रहा है वेट, तीसरा बता रहा है पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। प्रॉब्लम है क्या? आप समझ रहे हो कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ नोड का बर्थडे, नोड के बच्चों का बर्थडे, आपको जो स्टोर करना है करो ना। प्रॉब्लम क्या है? स्लॉट्स बनाते जाओ भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब देखो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बोल रहा हूँ रटना नहीं है, उसका आइडिया समझो। और आइडिया इस तरह से समझो कि कल को रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो चेंज लगे आप कर पाओ। अब बताओ ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? हर्षवर्धन कह रहे हैं ग्राफ को डबली लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब बताओ ये कैसा क्वेश्चन हुआ? अच्छा, जाहिलाना बोल सकते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर कोई काम लिंक लिस्ट से हो सकता है तो क्या वो डबली लिंक लिस्ट से हो सकता है? ये बताओ पहले। जो काम लिंक लिस्ट से हो सकता है क्या वो काम डबली से हो सकता है? हाँ। तो इसमें ग्राफ कहां घुस गया बीच में? अब मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप देख रहे हो आपके सोचने का तरीका गड़बड़ क्यों चल रहा है? भाई अगर कोई काम लिंक लिस्ट से हो सकता है, अब क्या जितनी जगह हम आगे जाके लिंक लिस्ट पढ़ेंगे या कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आप मुझसे हमेशा सेम सवाल पूछोगे। अगर मैं स्टैक को इंप्लीमेंट करूं लिंक लिस्ट से, क्यू को करूं, मैंने किया भी है, सर वो भी डब्ल्यू से हो सकता है क्या? अब ये किस तरह का सवाल हुआ? है ना। तो मुझे आपको साथ साथ ये समझाते चलना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सोचना नहीं है, आपको पूछना नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिलाते चलूंगा कि कहाँ आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं और कहाँ गड़बड़ सोच रहे हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है। वैसे ही क्वेश्चन है कि अगर 10 रुपए में कुछ आ सकता है तो 20 में ले सकते हैं क्या? हाँ, वो ऐसा वीडियो आता है ना, वो पता नहीं वो सही है कि वायरल, वो जैसे कॉमेडी वीडियो टाइप बना देते हैं कि कोई लड़की गई धनिया सब्जी लेने के लिए, टमाटो लेने के लिए फॉर एग्जाम्पल, सब्जी वाला बोल रहा है कि 10 रुपए का 1 किलो है। कहते नहीं, आपने मेरी फ्रेंड को 8 रुपए का आधी किलो दिया, मैं 8 रुपए का आधी किलो ही लूंगी। वो सिर्फ 8 और 10 में कंपेयर कर रही है, उसको लग रहा है 8 कम होता है, 8 में आधी किलो ही लूंगी। भैया या बाया? भैया 8 में आधी किलो ही लूंगी। वो समझा रहा है मैडम जब टोटल करोगे तो सस्ता पड़ेगा, बट वो मान नहीं रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप कहानी के एक पॉइंट को कंपेयर मत करो, पूरी कहानी ऑब्जर्व करोगे तब तो बात समझ आएगी। चलिए, क्या मैं आपसे बात कर रहा था ट्रेवर्सल की। जी,
तो ग्राफ को ट्रेवर्स करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से? कौन कौन सा? बीएफएस और डीएफएस। यस, ठीक है। अब मैं एक ऑब्जर्वेशन आपसे और मैं आपको याद दिला दूं, क्या यही दो तरीके हैं या इसके अलावा भी कोई तरीका? एक बार बता दो यार, अभी बाद में फिर कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा। ए स्टार है, अच्छा ठीक है, एक काम करता हूं, ये इंटरेस्टिंग होगा, वांट टू राइट देम। बीएफएस एक आइडिया, डीएफएस एक आइडिया, एक आप बोल रहे ए स्टार, ओके। एक राहुल मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन बोल रहा है लेवल ऑर्डर में करूंगा ग्राफ को, लेवल ऑर्डर। ऐसा मत सोचना कि कंपटीशन हो रहा है, लिखोगे तो बाद में प्राइज मिलेगा। सेंसेबल बोलना, वरना बाद में कान भी आपके ही खींचूंगा मैं। और बता दो, बीएफएस, डीएफएस, ए स्टार, लेवल ऑर्डर, इसके अलावा कुछ और? और कोई तरीका? डिजकास्ट्रा इज अ मेथड ऑफ ग्राफ ट्रेवर्सल। आप सभी लोग 10 सेकंड का मौन रखें, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, इनके दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करने की शक्ति दे। वो पुराने जन्म का पाप है जो अभी फलीभूत हो रहा है। खैर, इसके अलावा जब हम ग्राफ थ्योरी में जाएंगे तो वहां पे हैमिल्टोनियन, यूलर और भी तरीके हो सकते हैं जो आपको बोलने चाहिए थे, आपने बोले नहीं। क्या हैमिल्टोनियन सही तरीका या एक तरीका है किसी ग्राफ को ट्रेवर्स करने का? जी हाँ, जहां पर हम वर्टिसेस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। यूलर भी एक मेथड है जिस बेस पर हम ये इवन डिफरेंशिएट भी करते हैं कि ये ग्राफ यूलर ग्राफ है कि नहीं, हैमिल्टोनियन है कि नहीं। ये भी तरीके हो सकते हैं। और जहां तक बात ए स्टार की है ना, कोई बोल रहा था वेट कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, ऐसा नहीं है। ए स्टार ऑब्वियसली एआई वगैरह में अगर आपने पढ़ा होगा तो दो तरह के सर्च होते हैं, ह्यूरिस्टिक एंड नॉन ह्यूरिस्टिक। तो अगर कोई एग्जैक्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है, मतलब ये अलग साइंस है, यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करना चाहता, ये डिफरेंट अप्रोच है। बट हाँ, ये भी एक तरह का ट्रेवर्सल हो सकता है। जो भाई साहब लेवल ऑर्डर बोल रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इन्होंने आता सुबह की क्लास से पहले चाय नहीं पी या कुछ गड़बड़ और है। जो ग्राफ हम पढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई वर्टेक्स किसी लेवल पे है? नहीं। या ऐसा हो सकता है कि अभी इनको ट्री का हैंगओवर है। ट्री का भी तो हैंगओवर हो सकता है कि सर ट्री इतनी जबरदस्त तरह से पढ़ लिया कि अभी हम उसमें भी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना चाहते हैं, बट ग्राफ का लेवल ऑर्डर से कोई लेना देना खैर नहीं है। ठीक है, तो अब हम दो तरह के बेसिक पहले ट्रेवर्सल पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बीएफएस, दूसरा पढ़ेंगे डीएफएस। अब आप मुझे बताओ, बीएफएस स्टैंड्स फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डीएफएस स्टैंड फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च, है ना? एक बार मुझे जल्दी से बताओगे जरा, स्टैक और क्यू, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट है? अगर थोड़ा सा आइडिया आपको हो, बाकी अभी तो हमें प्रोसेस करना ही है। क्यू इज यूज और क्यू इज अप्रोप्रिएट विद व्हाट? वेरी गुड। तो बीएफएस जब हम बात करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च, उसका जो सबसे अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर हमारा है दैट इज अ क्यू। और डीएफएस की जब बात करते हैं, उसका जो सबसे अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज नथिंग बट अ स्टैक। जी ठीक है, तब मैं वैल्यू बाय वैल्यू आपसे ऑब्जर्वेशन कुछ कराऊंगा, उसको एक बार ध्यान से देखेंगे। फिर जो डाउट, जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। और यहाँ बजाय इसके कि बहुत ज्यादा टाइम आपका खर्चा करूं, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे पहले आ रहा हूं। और पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बीएफएस। पहला प्रॉब्लम क्या, या सेट ऑफ आइडियाज में मेरी इंटेंशन क्या, किस तरह से मैं लेके चलने वाला हूँ। हम एल्गोरिदम समझेंगे, उस एल्गोरिदम में अभी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, ट्रेवर्सल के बेस पे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं वो समझेंगे, अप्रोच समझेंगे। यस सर, ये नोट्स में लिखना चाहिए क्या? जो मैं बोल रहा हूँ वो सब नोट्स में लिखा हुआ है,
कुछ पॉइंट हो सकते हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ डायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्सिटी की बात मैंने की थी, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सब लिखा हुआ है पहले से, है ना। तो शायद ही कोई ऐसा एडिशनल पॉइंट हो जो मैं आपको नया बता रहा हूँ। एवरीथिंग इज वेल डॉक्यूमेंटेड, रिटन, सो दैट आप सिर्फ समझने पे कॉन्सेंट्रेट करते चले। फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है। तो अब देखिए, जैसा हम बोल रहे हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च या ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल या ब्रेथ फर्स्ट सर्च एक ही बात है। अब यहाँ पे ब्रेथ का क्या मतलब है, क्योंकि मैं जब किसी भी वर्टेक्स को स्टैंडर्ड मान के चलूंगा, पहले तो आप एक बात समझें, मैं कोई भी एक रैंडम ग्राफ ले लेता हूँ, ये ग्राफ देख लीजिए जो हमारे पास था। क्या हम ट्री की तरह ये बोलते हैं कि ये रूट है या ये स्टार्टिंग वर्टेक्स है? तो यहाँ पे रूट तो नहीं है, लेकिन आपको ऑब्वियसली ब्रेथ फर्स्ट सर्च या डेप्थ जब ट्रेवर्सल करना स्टार्ट करेंगे तो ये तो बताना पड़ेगा कि किधर से स्टार्ट करना है। यस और नो? यस। लेकिन वो नोड हमेशा फिक्स हो जरूरी नहीं है। तो जैसे आप मुझे बताना चाहेंगे, अगर इस स्ट्रक्चर में मुझे ट्रेवर्स करना स्टार्ट करना तो मैं किस से स्टार्ट करूं, किस नोड से स्टार्ट करूं? ज्यादातर लोग बोल रहे हैं 1 से, 3 से, 0 से। ओके, तो आपकी बात मानते हुए मैं स्टार्ट करता हूं 2 से, है ना। लेट मी से 2 इज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स, जैसा आपने बोला ऐसे ही मैंने किया। अब देखिए, जब 2 से स्टार्ट करेंगे, बोल रहा है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यानी कि यहाँ पे ऑब्वियसली एजेस पे कोई वेट नहीं है, लेकिन मैं सिंगल एज को या सिंगल डिस्टेंस को यूनिट डिस्टेंस मानूंगा। तो अब 2 का एडजेसेंट कौन कौन है? 2 का एडजेसेंट कौन कौन है? 1 है और 3 है। इसमें मैं किसको पहले और किसको बाद में ट्रेवर्स करूं, क्या ये चॉइस मेरे पास है या इससे भी फर्क पड़ेगा? नो, आई हैव अ चॉइस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोल रहा हूँ चाहे 1 को करो या 3 को करो, तो लेट मी से फर्स्ट वर्टेक्स आपने ट्रेवर्स किया 2। आप मुझे बता दीजिए कि 1 चूज करूं या 3 अगला। चलो, पहले से हमने बोला 3, तो मैं 2 के बाद चला जाता हूँ 3 पे, और 3 के बाद ऑब्वियसली नंबर आएगा 1 का। फॉलो कर पा रहे हैं? 1 और 3 आने तो है ही है, बस चॉइस थी पहले कौन और बाद में कौन। तो आपने पहले 3 बोला, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। अब क्योंकि 3 पहले प्रोसेस हुआ है, या पहले आप मुझे बताओ 1 और 3 के बाद कोई और ऐसा वर्टेक्स है जो डिस्टेंस 1 पे हो? डिस्टेंस 1 पे नहीं। अगर कोई और ऐसा वर्टेक्स होता तो फिर क्या उसका भी नंबर लगता? जी हाँ। मैं डिस्टेंस 2 पे सिर्फ तब जा सकता हूं जब, या मैं ऐसा बोल देता हूं ना, अगर मैं डिस्टेंस x वाले सारे वर्टेक्स ट्रेवर्स कर रहा हूं, जब वो मैं कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद मैं x+1 पे जा सकता हूं। जब मैं x+1 वाले सारे कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं x+2 पे जा सकता हूं। क्या ये आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं? ओके, ओके, वेरी गुड। तो नाउ लुक एट दिस आइडिया। अभी क्योंकि 1 और 3 हो गया है, अब बताओ पहले 0 करेंगे या पहले 0 होगा या 4 होगा? क्या अभी भी चॉइस है हमारे पास? क्या अभी भी हमारे पास चॉइस है कि नहीं है, या ऑप्शन है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस बार हमारे पास चॉइस नहीं है। मैं समझाता हूं क्यों नहीं है। क्योंकि हमने पहले 2 का, 2 के बाद पहले हमने 3 किया, फिर 1 किया। अब अगला नंबर आएगा 3 के नेबर का। तो 3 का सिर्फ एक नेबर है, एक एडजेसेंट है, वो है 4, जो भी ट्रेवर्स नहीं हुआ है। 3 से 0 का रास्ता नहीं है, क्योंकि आपने पहले 3 लिखा। नाउ दैट इज मैंडेटरी कि अब आपको 4 ही पहले करना पड़ेगा, 0 सबसे बाद में आएगा। निश्चय पूछ रहे क्यों से होगा क्या? निश्चय निश्चित ही। आपका क्लास पे ध्यान है कि नहीं है? ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या पूछा था? भूल गए कि याद है? मैंने बोला, अब 2 मिनट बाद दोबारा कंफर्म मत करिएगा। मैं क्लास में कोई झूठ थोड़ी बोलता हूँ। क्या मैं ब्लफ मास्टर खेल रहा हूँ आपके साथ? ब्लफ मास्टर 2 मिनट बाद बोलूंगा नहीं नहीं मैंने तो ट्रिक किया था। जब मैंने बोल दिया
कि बीएफएस के लिए क्यू और डीएफएस के लिए स्टैक, फिर कंफर्म करने का मतलब मैं समझा नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो अब आप मुझे बताइए पॉइंट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या कि 3 के बाद आप 0 को नहीं कर सकते, 4 को ही करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, विल ऑल्सो गो स्टेप बाय स्टेप, पूरा एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन मैं डायरेक्ट उस एल्गो पे ना ले जाके पहले प्रोसेस आपसे क्रॉस चेक करा लेना चाह रहा हूँ। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? यस ठीक है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ इसी बेसिस पे, फिर उसके बाद एग्जैक्टली कैसे ट्रैवर्स करते हैं वो देखते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म ताजा क्वेश्चन है, कहाँ पूछा था? 2017 में क्वेश्चन पूछा है 1 मार्क में। गेट 2017, इट वाज अ 1 मार्क क्वेश्चन। ध्यान से इसकी पूरी बात सुनिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। बहुत ही साधारण क्वेश्चन, डायरेक्टली ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे पूछा गया था। जो भी आपका डाउट है वो हर चीज का जवाब क्वेश्चन में ही आपको मिलेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा। अब आप सोचिए इसका मतलब क्या स्टार्टिंग नोट देना जरूरी भी था कि नहीं था? ऋषभ मल्होत्रा पूछ रहे हैं सर क्या डीएफएस के लिए स्टैक नेसेसरी है, क्योंकि मैंने कोडिंग के वक्त स्टैक यूज नहीं किया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं ऋषभ, ये बताओ। डीएफएस पढ़ रहे हैं कि बीएफएस पढ़ रहे हैं? फिर रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, एक एक पॉइंट देखेंगे। और मैं आपको एक बात समझाता हूँ, अभी कह रहा, आप रियलाइज करोगे थोड़ी टाइम के बाद। जब हम बोल रहे हैं कि स्टैक हम यूज करते हैं, तो स्टैक में सच में डिक्लेयर करके इंसर्शन करना पड़ता है या रिकर्शन इटसेल्फ मींस यू आर यूजिंग अ स्टैक? सोचो एक बार जरा। इफ यू आर डूइंग समथिंग बाय रिकर्शन, तो ऑब्वियसली एक्टिवेशन रिकॉर्ड हैंडल करने के लिए हम स्टैक ही तो यूज कर रहे होते हैं ना। तो वो जरूरी नहीं, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, अदरवाइज तो जब आप रिकर्शन यूज कर रहे हैं तो स्टैक ही यूज हो रहा है, और क्या हो रहा है, इजंट इट? चलो खैर पहले जरा मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। इसने बोला है बीएफएस हैज बीन implemented using queue data structure, उसने क्लियर कट बताया है। which of the following is possible order of visit the node in the graph above? अब कुछ क्वेश्चंस या कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो जो आइडिया नहीं समझ आया स्टार्टिंग का, इसने चारों ऑप्शन में अलग वर्टेक्स से स्टार्ट किया। कैन यू सी दिस? यहाँ एम से स्टार्ट किया, एन से, क्यू से और पी से। ऑब्वियसली उसे फर्क नहीं पड़ रहा, और वो बस ये पॉसिबिलिटी देखना चाह रहा है कि पहले तो आप ये सोच पाए कि स्टार्टिंग वर्टेक्स कोई भी हर बार सेम हो जरूरी नहीं है, और उस वर्टेक्स से स्टार्ट करके आगे कैसे ट्रैवर्स करना है, फॉलो करना है, ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। विकास कह रहे सर क्यू से इंप्लीमेंट करके बताइए। मैं बाकी सभी लोगों को बता दूं, अगर विकास नहीं बोलता ना तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला था। जस्ट ये क्वेश्चन में पढ़कर आगे निकल जाता। क्या सुन के आते हैं आप सुबह सुबह?
बोलो ना एक बार, मुझे बताओ, मुझे भी ट्राई करना है। कभी कभी इस जीवन के दुखों से जो है, पढ़ाने के दुखों से बचने के लिए मैं भी वो ट्राई करूंगा। क्या सुना है भाई विकास, ये बताओ, मैं भी ट्राई करूंगा। मतलब ऐसा कोई टॉपिक है जो बीच में छोड़ के मैं कभी आगे निकल गया हूँ? आपको विश्वास नहीं, इसलिए आप मुझे बीच बीच में याद दिला रहे हैं सुबह सुबह। ओ भाई, ये टॉपिक मैं 15-20 बार पढ़ा चुका हूँ। मुझे पढ़ा लेने दीजिए अपने हिसाब से। बाद में जब खत्म हो जाएगा, जो डाउट बचेगा मुझे बताइएगा। अगर आप ध्यान से सुने और पूरी बात लास्ट तक पहुंच जाए, 90% ऑफ योर कंफ्यूजन उसी में रिजॉल्व हो जाएंगे। मुझे पता है ना बच्चे को किस तरह का क्या डाउट आ सकता है। मुझे तो दिख, ये कमेंट लिखने में 1 मिनट लग गया होगा, आपको फिर कुछ ना कुछ सुनने में छोड़ा होगा। मुझे एग्जैक्टली exactly दिख नहीं रहा है। आपने डीपी कुछ ऐसे करके लगाया कि ऐसे करके, समथिंग लाइक दिस? ओहो। आपको पता है जब पुलिस पकड़ती है तो कैसे डीपी लेती है? वहां मत कर दीजिएगा ऐसा। थाने में पुलिस कह रही है फोटो खींचना होगा, और वहां भी आप स्टाइल में ही हो ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। इधर आइए जल्दी से, इधर आइए जल्दी से। पहला वर्टेक्स इसने स्टार्ट किया एम से। यस। और एम के बाद ये कह रहा है कि पहले मैं एन पे जाऊंगा, ऑब्वियसली क्योंकि डीएफएस है। अब आप मुझे बताओ, वो कौन कौन से वर्टेक्स हैं जो एम से सिंगल डिस्टेंस पे हैं? 3 वर्टेक्स सिंगल डिस्टेंस पे हैं, एन और क्यू और आर। इसने हालांकि पहले एन लिखा है, लेकिन मैं आपसे कंफर्म कर लेना चाह रहा हूं, क्या एन क्यू और आर में से, तीनों में से पहले कोई भी लिखा जा सकता था? हाँ। अब वो उसकी इच्छा है कि उसने पहले एन लिखा, लेकिन एन के बाद फॉर अ सरप्राइज हमें समझ आया कि ये तो भाई साहब पहले 0 पे चला गया। और क्या इससे आगे हमें पढ़ने की जरूरत होनी चाहिए कि नहीं? मुझे बताओ एक बार। नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज जब तक सिंगल डिस्टेंस के सारे नोड ट्रेवर्स नहीं होंगे, तब तक हम डबल या ट्रिपल डिस्टेंस पे नहीं जाने वाले। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? सर इसरो के लिए स्पेशल क्लास लगाएंगे क्या, निखिल पूछ रहे हैं। वो क्लास आप यहीं से लेंगे या चांद के ऊपर जाके लेंगे, ये बताओ पहले। मार्स के ऊपर, आई एम सॉरी, नॉट द मून बट द मार्स। भाई सिंपल क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे लोगों को। और जहां तक इसरो की बात है, बीएफएस इसरो के लिए अलग है या डिफरेंट है, बताओ। सेम है कि डिफरेंट है? बीएफएस फॉर इसरो ऐसा करके आता है टॉपिक। दिस इज बीएफएस फॉर डीआरडीओ, दिस इज फॉर इसरो, दिस इज फॉर गेट, दिस इज फॉर नेट। भाई ये इसरो की करा रहा हूं मैं। सुनो एक बात ध्यान से, पूरी बात। हाँ, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह होगी, वो भी सब सेम ही है। कुछ जरूरत होगी बाद में आगे देख लेंगे। पहले एजेंडा पे आओ, बीच बीच में कोई ना कोई टोक रहा है अलग अलग बात। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आप ये समझ पा रहे होगा कि ऑप्शन ए में एम, ये एन क्यू और आर पहले आना था। ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, लेकिन 0 का तो यहां आना कोई सेंस नहीं रखता। बिकॉज ऑफ दैट वी आर 100% श्योर दैट ए जो है वो वैलिड बीएफएस ट्रेवर्सल तो इस ग्राफ का कम से कम नहीं है। क्या बात समझ पा रहे हैं? ए इज नॉट अ वैलिड बीएफएस ट्रेवर्सल। यस। ओके, वेरी गुड। अब जरा अगला पॉइंट ऑब्जर्व करिए। ये देखिए बी में क्या लिखा है। इस बार ये एन से स्टार्ट करना चाह रहा है। क्या ये कर सकता है? इसकी इच्छा है। आदि मानव कह रहा है कि सर वो
जीरो नहीं है, ओ है। आपकी सोच जो है वो भी आपके नाम की तरह ही है, आपने बड़ा सोच समझ के नाम रखा है अपना। हालांकि अगर आदि मानव की बात करें तो ना वो जीरो है ना वो ओ है, फिर तो वो अंडा है, गोल घेरा। नहीं, बहुत बढ़िया। आपको ही, बस आप ही अकेले हैं जिसे बीएफएस समझ आया है। वेरी गुड। चलिए, तो मैं बोल रहा था ऑप्शन बी में पहला वर्टेक्स है एन। ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ एन के नेबर कौन कौन है। एन का नेबर एम है, क्यू है और ओ है। तो अगेन क्या बात पक्का है कि एन के बाद अगला नंबर एम क्यू एम और ओ, इन तीनों का आएगा। किस ऑर्डर में आए वो चीज फर्क नहीं पड़ता, बट आएगा ये तीनों ही। क्या यहाँ पे ये ऑर्डर प्रिजर्व्ड है? आपने क्यू किया, आपने पेन किया, एम किया, लेकिन पी से पहले या ओ से पहले आपने पी कर लिया, जो कि गड़बड़ है। यस और नो? तो बी में क्या गड़बड़ है, ये बात भी सब लोग सोच पा रहे हैं। आई थिंक अगेन अभी आपको धीरे धीरे पैटर्न समझ आने लगा है, और इसीलिए डी को खैर अच्छे खासे वोट भी मिले थे, बट कुछ लोगों ने गड़बड़ किया है। अब आप देखेंगे क्यू तो 4 के साथ एडजेसेंट है, तो आपने एम लिखा, फिर एन लिखा, और फिर आर करके यहां गड़बड़ कर दिया। कैन यू सी? आर का नंबर बाद में आना था, क्यू के बाद। ये 4 किसी भी ऑर्डर में आते, लेकिन चारों का आना मैंडेटरी है। एम एन ओ एन पी। फॉलो कर पा रहे हैं? सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया पी से। पी के 2 एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, तो पी के बाद ओ और क्यू, इसने पहले ओ को रखा फिर क्यू को रखा। लेकिन अब क्योंकि आपने पहले ओ को रखा तो ओ के नेबर पहले आएंगे। क्यू इज ऑलरेडी डाइवर्स, तो 100% ओ के बाद तो एन ही आना था। उसके बाद क्यू के नेबर एन ऑलरेडी हो चुका है, तो जाहिर सी बात है क्यू की वजह से आएगा एम, और सबसे लास्ट में एम की वजह से आएगा आर। तो ये ऑप्शन डी का जो पॉसिबल ऑर्डर इसने लिखा है, पी ओ क्यू एन एम और आर, ये बिल्कुल वैलिड है। मुझे बताएं एक बार अभी ऑब्जर्व करके, क्या यहां तक का पॉइंट समझ पा रहे हैं क्या? अभी किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही क्यों है और एबीसी गलत क्यों है? ओके, अब देखिए, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेकिंग यू टू द एल्गोरिथम, पहले मैंने सिर्फ आपको बेसिक अप्रोच समझाने की कोशिश की है। उसके बाद ऑर्डर बेस पे किस तरह से नेविगेशन करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो सोचने की कोशिश की है। अब मैं एक बार प्योर एल्गोरिथम से के हिसाब से आपको चल के दिखा देता हूं, चलेगा? ना लुक एट दिस, लुक एट दिस। पहली बार क्योंकि कर रहे हैं तो इसलिए मैंने एल्गोरिथम पहले से लिखा हुआ है, वरना थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो रटने की जरूरत नहीं है, बहुत साधारण सी बात है, आपको बात समझ आने लगेगी, है ना? क्या एग्जाम में आपसे एल्गोरिथम पूछेगा? ऑब्वियसली नॉट, लेकिन एक बार वो पूरा एल्गोरिथम पढ़ लेना बहुत जरूरी है, जिससे एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आपको आ जाए। तो एक काम मैं कर लेता हूँ, जो ग्राफ अभी हम स्टडी कर रहे थे मैं वही ग्राफ बना लेता हूँ। लेट मी हैव एम एन ओ, और इधर हमारे पास था आर क्यू एंड पी, और जो जो एजेस इसने एसोसिएट किए हैं वो एजेस मैं भी इधर एसोसिएट कर लेता हूँ। तो एम एंड देन पी एंड देन एन एंड देन क्यू एन जीरो एंड लाइक दिस। क्या ग्राफ फॉलो कर पा रहे हैं? ओके, नाउ लुक एट दिस। सबसे पहले अब आप मुझे बताओ किस वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, ये आप मुझे बताओगे, क्योंकि कोई भी किसी वर्टेक्स से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, शुभम ने सबसे पहले बोला आर से करना है, आर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आर। तो मान लीजिए यहाँ पे बीएफएस आप कैसे कॉल करोगे? आप बीएफएस कॉल करोगे बीएफएस ऑन आर। फॉलो कर पा रहे? तो जैसे ही आपने बीएफएस कॉल किया आर पे, विजिट ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1। अब चाहे तो यहीं पे मार्क करो, वरना एक छोटा सा एरे आप इमेजिन कर लो। ये एक एरे बना के चल रहा है विजिट, है ना? ताकि हमें ध्यान रहे, हमें याद रहे कि कौन कौन से वर्टेक्स हम ट्रेवर्स अभी कर चुके हैं और कौन कौन से वर्टेक्स अभी हमने ट्रेवर्स नहीं किए।
तो जैसे ही हमने विजिट ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 किया और इधर मान ले कट कर ले, तो हमने इसको विजिट कर लिया। फिर क्या बोल रहा है, इंसर्ट वी कॉमा क्यू, एक क्यू के अंदर शायद बोलने की कोशिश कर रहा है कि यहां पर उस वर्टेक्स को इंसर्ट करो। तो क्या वर्टेक्स आर को हम क्यू के अंदर इंसर्ट कर लेंगे? एक और बात, दिस इज अ सूडो कोड, दिस इज एल्गोरिथम, क्या ये एग्जैक्ट कोड है जो रन हो सकता है? नहीं, यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने मेंशन नहीं की है, वो तो बाद में अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ऑब्वियसली इंसर्ट क्यू करने से तो नहीं होगा ना, क्यू में इंसर्ट प्रॉपर आपको इंसर्शन कराना पड़ेगा, है ना, वो हमने पहले से सीखा है, बट यहाँ पर हम सिर्फ आइडिया पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने आर को इंसर्ट किया उसके बाद ये मान लीजिए हमारा बेसिक इनिशियलाइजेशन है, और अब ये हमारा स्टैंडर्ड लूप है जो पूरी कहानी को कंप्लीट करेगा। यहां से देखिए वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है क्या क्यू खाली तो नहीं है, आप मुझे बताएं क्या हमारी क्यू फिलहाल एम्प्टी है? नहीं, हमारी क्यू के अंदर आर है, ठीक है। तो अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है, आपको डिलीट करना है क्यू। अब ये मुझे बताने की जरूरत है, खैर यहाँ पर एक है, क्यू में तो 10 एलिमेंट भी हो, क्या ये मेंशन करने की जरूरत है कि कहाँ से डिलीट होना है? हमें पता है इंसर्शन हमेशा रियर से होता है, डिलीशन हमेशा फ्रंट से होता है ना? यस। तो यहां से मैं आऊंगा और मैं डिलीट करूंगा आर को, और आर को मैं डिलीट करूंगा, तो यू के अंदर आ जाएगा आर। जो डिलीट करना है वो आर के यू के अंदर रख लेना है। और फिर क्या कह रहा है, फॉर ऑल एक्स एडजेसेंट टू यू, वो सारे के सारे नोड जो इस यू के एडजेसेंट है, फिलहाल यू में आर है, तो ग्राफ देख के बताएंगे आर के एडजेसेंट कौन है। फिलहाल इस सिचुएशन में आर का एडजेसेंट सिर्फ एक है, वो है एम। पहले जाके चेक करो, उसे तुरंत क्यू में नहीं लाना, हो सकता है ऑलरेडी विजिटेड हो, पहले जाके चेक करो। इफ एक्स इज नॉट विजिटेड, तो आप मुझे बताएं फिलहाल जो हमारा एक्स है, यानी कि हमारा आर है, हमारा जो एम है, क्या वो विजिटेड है? फिलहाल विजिटेड नहीं है। अगर नहीं है तो विजिट ऑफ एक्स में लिखो 1 और उसको भी इंसर्ट कर लो, यानी कि यहां पर भी मैं मार्क कर लेता हूं और उसको भी अब मैं क्यू के अंदर इंसर्ट कर लेता हूं। मुझे बताएं ये आइडिया फॉलो कर पा रहे क्या, स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं? हालांकि पहले स्टेट में आसान था क्योंकि उसके सिर्फ एक ही एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो एम ही सिर्फ अंदर आएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ता हूं, मुझे बताइए, अब अगेन मैं लूप से बाहर आऊंगा, फिर कंडीशन चेक करूंगा, क्या फॉर सॉरी इधर वाइल पे आऊंगा, क्या क्यू खाली है? जी नहीं, क्यू खाली नहीं है। क्यू खाली नहीं है तो फिर डिलीट करना है, और डिलीट करूंगा तो इस बार यू के अंदर कौन आएगा? एम आएगा। वो सारे x जो एडजेसेंट हैं u के, तो बताओ x की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी इस बार? इस बार m के दो एडजेसेंट है, तो x n हो सकता है और x q हो सकता है। कैन यू सी लूप के अंदर लूप? तो ये जो इंटरनल फॉर लूप है ये मैं हर एक हर एक पेयर पे चलाने वाला हूँ, हर एक नेबर पे चलाने वाला हूँ। अब आप मुझे बताएंगे, क्योंकि फॉर लूप है ऑर्डर मेंशन नहीं है, पहले n आएगा या पहले q आएगा? कोई भी आ सकता है, ये इस चीज को यहाँ पे मेंशन ही नहीं कर रहा, कोई भी आ सकता है, आप जो चाहे वो लिखना चाहें वो लिखें। तो मान लीजिए, चलिए मैं उल्टा करता हूँ, मैं पहले क्यू को रख लेता हूँ, उसके बाद मैं एन को रख लेता हूँ, और जैसे ये दोनों आएंगे ऑब्वियसली एन और क्यू दोनों के विजिट में मैं 1 लिखूंगा। 1 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। एक और चीज ऑब्जर्व करिएगा, बल्कि मुझे ऐसे लिखना चाहिए, नेबर में तो एम भी होगा, सॉरी मैं भी एम का नेबर देख रहा था, नेबर में तो आर भी होगा, इजंट इट? भाई अगर एम के एडजेसेंट देखूंगा तो आर भी तो होगा ना, होगा। लेकिन बताओ क्या आर दोबारा क्यू में एंट्री लेगा? नहीं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इफ पे चेक करूंगा, इफ एक्स इज नॉट विजिटेड, तो आपको पता लगेगा आर तो ऑलरेडी विजिटेड है। तो क्योंकि आर ऑलरेडी विजिटेड है, तो उस केस में हम उसको इग्नोर कर देंगे और उसको दोबारा क्यू में इंसर्ट नहीं करेंगे। फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है। अब हमने ने ऑर्डर चूज किया है, अब देखिए यहाँ पे आप खुद समझेंगे कंपल्शन क्या हो जाता है। आपने क्योंकि पहले क्यू को और फिर एन को रखा है, तो अब क्या ये मजबूरी है कि पहले क्यू के नेबर को ही लेना पड़ेगा? जी हाँ, क्योंकि जब डिलीट होगा तब क्यू पहले डिलीट होगा। तो अगली इटरेशन में मैं फिर बाहर आ जाता हूँ, और जब डिलीट करूंगा क्यू को, तो फिर दोबारा यू के अंदर जाएगा क्यू का वैल्यू, और मुझे बताओगे क्यू के कौन कौन नेबर है? चारों।
अच्छा, ये तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, ये भी ऑलरेडी विजिट हो चुका है। क्यू का नेबर एम है, एन है, ओ है, पी है। इसमें कौन कौन से ऑलरेडी विजिटेड है? इसमें एम और एन तो ऑलरेडी विजिटेड है। जो बचा ओ और पी, उसको आप जिस ऑर्डर में चाहो उस ऑर्डर में इंसर्ट कर सकते हो। पहले किसको करूं, ओ को या पी को? ठीक है, तो पहले ओ को इंसर्ट कर लेता हूं, उसके बाद पी को इंसर्ट करूंगा, और उसके बाद फिर जब आप बाहर आएंगे डिलीट करेंगे, इस बार यू में किसका वैल्यू जाएगा, और ये दोनों को मार्क कर लेता हूं। जिस ऑर्डर में इंसर्शन हुआ उसी ऑर्डर में हम ट्रेवर्सल मान सकते हैं। अब नेबर तो होगा लेकिन कोई इंसर्शन नहीं होगा। ओके, तीन नेबर हैं, एन, क्यू और पी, बट तीनों ऑलरेडी विजिटेड हैं। पी के दो नेबर हैं, ओ और क्यू ऑलरेडी विजिटेड हैं। तो अब जो पॉसिबल ऑर्डर आपको मिला वो क्या मिला, आर के बाद एम, देन क्यू, देन एन, देन ओ, देन पी। आप मुझे बताएं क्यू का कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या अभी आपको समझ आया कि नहीं आया? विजिट क्यों किया, कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप किसी भी ग्राफ पे वन बाय वन फॉलो कर रहा हूं, क्या एक एक पॉइंट ऑब्जर्व कर पा रहे कि नहीं? ओके, आप पूछ रहे एडजेसेंट नोड कैसे चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए, मैं अभी आपको 2 मिनट पहले बताया, दोबारा बोल रहा हूं। क्या यहां पर हम किसी भी लो लेवल इंप्लीमेंटेशन पे जा रहे हैं? नहीं। उससे पहले फिर अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि एडजेसेंट नोड कैसे चेक कर रहे हैं, तो आपको मुझसे पहले ये पूछना चाहिए कि सर ग्राफ पहले कैसे स्टोर कर रहे हैं। मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया ना ग्राफ कैसे स्टोर कर रहे हैं, तो भाई आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इस ग्राफ को एडजेसेंसी मैट्रिक्स के हिसाब से स्टोर कर रहे हैं, तो भी आपको पता है कि एडजेसेंट नोड कैसे देखते हैं। देख लो उस रो में कहां कहां पर वन है। और अगर आप एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू कर रहे हैं, तो भी आपको पता है कि उस वर्टेक्स से जो लिंक लिस्ट जा रही है उसमें देख लो कौन कौन से नोड्स हैं, जो नोड्स हैं वो एडजेसेंट है। बताएं, बाकी लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या? भाई एडजेसेंट वर्टिसेस कैसे निकालने हैं ये तो इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा ना। और हो सकता है आप किसी थर्ड मेथड से, आप ना एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं ना एडजेसेंसी लिस्ट यूज कर रहे हैं। अगर कोई तीसरा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे होगा। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है अभी? और देखिए मजे की बात क्या है, सिर्फ यार रोकना नहीं है। कम से कम 2-3 अलग अलग तरह के ग्राफ लेके आपको वन बाय वन इस मेथड के थ्रू रन करके देखना है कि अच्छा आपको एकदम क्लियर हो जाए। अगली बार ये कभी कंफ्यूजन ना आए कि यार बीएफएस से ट्रेवर्स कैसे करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा, अब अगेन मैं इंप्लीमेंटेशन के बहुत डेप्थ में तो नहीं जा रहा, लेकिन कुछ एक दो बेसिक बात आपसे पूछ लेता हूं। अगर अंदाजन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे बोलूं, आप मुझे बताओ, तो अंदाजा लगा सकते हो कितना होगा बीएफएस का? ऑर्डर ऑफ एन होगा, एन स्क्वायर होगा। एक बार सोच लो जरा। वी प्लस ई होगा। ये मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जैक्ट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ये डिपेंड करता है किस पे? इम्प्लीमेंटेशन पे, है ना। अगर बहुत साधारण इम्प्लीमेंटेशन से सोच लिया जाए, मान लीजिए मैं एडजेसेंट मैट्रिक्स से ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि वर्स्ट केस में तो हम इमेजिन कर रहे होते हैं ना, उससे ऊपर कहीं जा नहीं सकता। तो आप मुझे बताएं, ये जो आउटर वाइल लूप है ये कितनी बार चल सकता है? कैन आई से ऑर्डर ऑफ वी, जितने वर्टेक्स है? यस और नो? यस। उसके बाद हमारा जो इंटरनल फॉर लूप है ये कितनी बार चल सकता है? अब वर्स्ट केस सिनेरियो में तो एक वर्टेक्स के सारे वर्टेक्स एडजेसेंट हो सकते हैं।
तो वर्स्ट सिनेरियो में ये भी ऑर्डर ऑफ वी टाइम्स ही चल सकता है। क्या बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? तो अगर मैं इंटरनल्स की कॉस्ट इग्नोर भी कर दूं, अब ये दोनों पैरेलल हैं कि नेस्टेड हैं? ये दोनों नेस्टेड हैं, एक लूप दूसरे के अंदर लिखा हुआ है। तो उस केस में अब ये ऑब्वियस है कि जो आपकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी है, इट विल जंप अप टू व्हाट? इट विल जंप अप टू ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर। क्या बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? जब मैं बाद में कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत जल्दी हमारा टॉपिक आने वाला है, तो इसको बिल्कुल इन डेप्थ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी एटलीस्ट मैं अंदाजा आपको करना सीख रहा हूं या पूछ रहा हूं। इतना रफ एस्टिमेशन तो आप कर पा रहे हैं? अगर आप सिंपल मैट्रिक्स की तरह से ऑब्जर्व करके चलें तो इस कैन बी इंप्लीमेंटेड इन ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर। हालांकि जब हम लिंक लिस्ट यानी कि मैट्रिक्स एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंटेशन करते तो बात ठीक है। थोड़ा सा इंप्रूव करने के बाद व्हाट वी अंडरस्टैंड की कॉम्प्लेक्सिटी कम्स अप टू ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई। बिकॉज एक बात देखिए ऑब्जर्व करने की है, वो क्या? अगर आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि एक वर्टेक्स से ही सारे वर्टेक्स एडजेसेंट हैं, तो बाकी केसेस में ये जो लूप है, क्या ये ऑर्डर ऑफ वन बन के नहीं रह जाएगा? सोचो भाई, अगर पहले से सब एडजेसेंट हो गया तो पहले केस में सबके सब लिस्ट में आ जाएंगे। फिर तो बस आपको ये बार बार डायरेक्ट यहां से बाहर आते जाना है ना? तो टेक्निकली समझ ही आता है कि जो ज्यादा क्लोज मैपिंग करता है वो है ऑर्डर ऑफ वी प्लस ही। बट आप जानते हैं, और ये जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी हम बता रहे हैं, ये तो अपर बाउंड बता रहे हैं ना। ये बोल रहा है ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे ही बोल रहा है। बट इसके बाद हमें समझ आता है, अगर हम एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, ये इससे भी नीचे एक और टाइट बाउंड दे रहा है ना? ये इसके भी क्लोजेस्ट बाउंड दे रहा है, जो बोल रहा है ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई। बट जब मैं इनके इंप्लीमेंटेशन पे जाऊंगा, कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे, जब इस बात को हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। फिलहाल एल्गोरिथम कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है ये फॉलो कर पा रहे हैं ना? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर किसी नोड के नेबर ना हो तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नोड चला जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ वी स्टार्ट फ्रॉम एम, ओके, एंड नेबर्स आर। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। बिल्कुल, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप डिलीट करेंगे ऑटोमेटिकली? नहीं, मैं प्रोसेस के थ्रू ही जा रहा हूँ। आप डिलीट करेंगे आर को, आप देखेंगे आर के एडजेसेंट कौन है, आर के एडजेसेंट एम है, वो ऑलरेडी विजिटेड है। आप बाहर आएंगे, फिर अगली वैल्यू पे जाएंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही मैं चल रहा हूं। मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कंडीशन चेक करूंगा, और कंडीशन चेक करने के बाद मुझे समझ आएगा कि आर का एडजेसेंट एम है, जो ऑलरेडी ट्रेवर्स्ड है। आप सोचो इस बात को, मुझे बताओ फॉलो कर पा रहे हो क्या? ऑलरेडी ट्रेवर्स्ड है तो मैं फिर बाहर आऊंगा, फिर अगला नंबर देखूंगा। और जाहिर सी बात है कि एम के बाद अगर पहले आपने आर रखा, फिर आपने एन रखा होगा, देन मैं एन के साथ आगे चला जाऊंगा। मैं डायरेक्टली नहीं जा रहा, मैं तो हर एक कंडीशन चेक करने के बाद ही जाऊंगा। यस, अभी नहीं हुआ। जब मैं अभी 2-4 दिन के अंदर मैं डिसाइड करूंगा तो मैं आप लोगों से पक्का सलाह लूंगा। अच्छा, अब जरा एक क्वेश्चन और आप मुझे बताएं ट्रेवर्सल ऑर्डर पे ही, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ऑर्डर वाला पॉइंट आप पूरी तरह फॉलो कर पाए हैं कि नहीं। एक पुराना क्वेश्चन है, गेट 2008 में भी सेम ट्रेवर्सल ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा था। जरा इसको एक बार ऑब्जर्व करें, बताएं आंसर क्या होगा। The breadth first search algorithm has been implemented using a queue data structure. One possible order visit the node of the following graph is. गेट 2008 में 1 मार्क क्वेश्चन ये पूछा था। और अब मेरे ख्याल से अगेन जो प्रोसेस हमने सीखी, अगर उसे 1 by 1 आप प्रोसेस करते जाएंगे तो बहुत आराम से रिलेट कर लेंगे। एक बार अगर आपको पैटर्न समझ आने लगा तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको आसान ही लगेंगे, नो डाउट।
वेरी गुड, वैसे काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं। नेट के लिए 90% सफिशिएंट है। एक दो आइडियाज ऐसे हैं जो नेट में आर्किटेक्चर में अलग से पूछता है, जैसे पैरेललिज्म, जिस पे मैंने गेट के लिए बात नहीं की है, उसको आप अलग से पढ़िएगा। एक दो टॉपिक है उसको चेक करिएगा जो अलग से नेट में पूछता है, जिसका गेट से कोई लेना देना नहीं है। 2, 7, 76 and 15। ओके सर, कोड करते टाइम किस बेसिस पे ऑर्डर बताना, मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हैं अरान। कोड करते टाइम किस बेसिस पे ऑर्डर बताना पड़े, एक बार दोबारा इसको लिखिए। खैर, ज्यादातर लोगों ने ऑब्वियसली बोला है ऑप्शन सी। अगर मैं सी के हिसाब से आगे बढ़ूं तो आपने पहले क्यू को ट्रेवर्स किया, दैट इज ओके। क्यू के सारे नेबर को करना था, तो क्यू के बाद पहले आपने एम, उसके बाद एन, उसके बाद पी और उसके बाद आर को ट्रेवर्स किया है। ये सारे ही डिस्टेंस 1 पे हैं, चलेगा। पहले आपने नंबर 1 पे एम को किया, उसके बाद एन को किया और फिर पी को किया और फिर आर को किया। अब ऑब्वियसली अब देखिए यहाँ भी वही केस है, एम का भी कोई नेबर नहीं बचा, एन का नेबर यानी कि उसके बाद ओ आ जाएगा और उसके बाद ना पी का नेबर ना आर का नेबर, तो ये ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है। ऑर्डर ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट, देखिए ऑब्वियसली उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप जिस तरह से आप ग्राफ को बनाएंगे, स्टोर करेंगे, उसी पैटर्न से वो कंसीडर कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएं, जब मैंने एक ग्राफ स्टोर किया लाइक दिस, क्या मैं ए को सबसे बाद में और ई को सबसे पहले लिख सकता था? ये बताओगे जरा ऑब्जर्व करके। अरान आप बताओ, आप ऑर्डर पूछ रहे हो, यू टेल मी। क्या ऑर्डर ऑफ रो एंड ऑर्डर ऑफ कॉलम सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट? आपकी मर्जी है, जैसे चाहे कर लो, है ना। तो ऑब्वियसली जब हम बोल रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमें सच में फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ेगा तो हम उसको सॉर्ट करके स्टोर करेंगे। सर, इस तरह के नेट में जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसके उनका एक लिस्ट टेलीग्राम में दे दी, बिल्कुल दे दूंगा। पहले जो टॉपिक है वो आप जरा, जो टॉपिक है कोर्स में वो आप देखो, वो सही सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। आर का डिस्टेंस 2 है शायद। देखिए अगेन, बिल्कुल पहली बात तो ये बात पूरा लिखिए, जब आप बोल रहे हैं आर का डिस्टेंस 2 है तो बोलिए किस नोड से। दूसरा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बीएफएस डीएफएस में हम डिस्टेंस पे ध्यान नहीं दे रहे, हम हर एज को एज ए यूनिट डिस्टेंस ट्रीट कर रहे हैं। मेजर कॉन्सेंट्रेशन हमारा ट्रेवर्सल का है। जब तक सिंगल एज वाले ट्रेवर्स ना हो जाएं तब तक मैं डबल पे नहीं जाऊंगा, जब तक डबल वाले नहीं हो जाए तब तक मैं ट्रिपल पे नहीं जाऊंगा, इस तरह से। अच्छा सर, आर टू एम की वजह से ट्रेवर्स किया ना, आर टू एम क्यू आर में कोई कनेक्शन नहीं है, क्यू और आर में कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए मैंने इसीलिए ये डायरेक्शन बनाने की, इसमें कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आपको? बहुत सिंपल बात है, मैं वैल्यू के हिसाब से चल रहा हूँ। जब आपने क्यू से स्टार्ट किया, क्या क्यू का चारों से कनेक्शन है? एम से, एन से, पी से और आर से? उसकी मर्जी थी वो जिसको पहले जिसको बाद में करे। मुझे बताएं भाई, जो कनेक्शन की बात कर रहा है, क्या क्यू का चारों से कनेक्शन है? सॉरी, आई एम सॉरी, डायरेक्ट 3 से है ना, यहां तक चले जाता हूं। एन, एम और पी, बस 3 से ही डायरेक्ट कनेक्शन है। अब ये ऑर्डर क्या सेम रहना है या चेंज हो सकता है? मुझे बताएं। ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, इसमें कोई लेना देना नहीं है, बट उसने ऑर्डर चूज किया। उसके बाद जब मैं आगे देखा तो अब मुझे ऐसा बोलना चाहिए आगे कि क्यू के बाद एम का कौन सा नेबर है जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ? तो एम से आपको मिलेगा आर, और कोई नेबर है नहीं। उसके बाद एन का कौन सा नेबर है जो भी एक्सप्लोर नहीं हुआ? एन का एक नेबर है ओ, तो एन से आपको मिला ओ। अभी फॉलो कर पा रहे?
वही सेम आइडिया है, बस वैल्यू बाय वैल्यू, नेबर बाय नेबर ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर पहले 3 में चॉइस थी, बट एक बार आप डिसाइड कर लेंगे कि किस ऑर्डर से आगे बढ़ना है तो फिर उसके आगे आपको चॉइस नहीं मिलेगा। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? अच्छा, अब मैं आपसे अगर ट्री के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये क्वेश्चन यहां पूछ सकता हूं, जरा इसको ऑब्जर्व करेंगे और मुझे बताएंगे आंसर क्या होगा। हाँ, मैं बिल्कुल टेलीग्राम का लिंक भी आपको दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, द लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ रूटेड ट्री। अब अगेन जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहा था, जब लेवल ऑर्डर की बात करेगा तो उसने खुद में खुद ही देखो ट्री की बात की और रूटेड ट्री की बात की। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मान लो जिस तरह की ट्री हमने ऑब्जर्व किए हैं, और यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्स हमें समझ आता है टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। सो ए आएगा, देन बी सी आएगा, देन डी ई एफ। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? लाइक दिस, ठीक है। तब जी ये सारे वैल्यू टॉप टू डाउन आने वाले हैं, तो कह रहा है कैन बी डन स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड परफॉर्मिंग। आप रूट से स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली क्या यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा? हाँ, क्योंकि ए के 2 नेबर होंगे, बी सी, फिर पहले बी आए तो बी के नेबर आएंगे, ए सी, फिर सी के नेबर आएंगे, एफ, और उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो ए से स्टार्ट करके जब आप डीएफएस रन करोगे तो वो लेवल ऑर्डर की तरह बिहेव करेगा। ये बात समझ आ रही है? रूट से प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल आप करोगे तो वो बाद में बात करूंगा, वो तो डीएफएस की तरह आगे भागने लगेगा। वो ए से बी, देन बी से आगे उसका चिल्ड्रन, उसका चिल्ड्रन, ऐसे नहीं जाना। हमें लेवल बाय लेवल चलना है, तो यहाँ पे डीएफएस अप्रोप्रिएट है। अच्छा, देखिए डिस्क्रीट को जो आपकी क्लास है वो तो सेम टाइम पे होगी 8 to 10, है ना। एक अभी हमारी क्लास पेंडिंग है जो कल मॉर्निंग में मुझे लेनी थी 15th, जो मैं कल नहीं ले पाया था। अभी वो क्लास मैंने 1 to 3 शेड्यूल की हुई है, 1 to 3। 1% ऐसा हो सकता है कि मुझे शायद कुछ जरूरी काम है, तो अगर वैसे तो ये क्लास 1 to 3 होगी, अगर नहीं होगी तो इसके रीशेड्यूल का मैसेज आपको आ जाएगा और मैं एक बार ग्रुप पे भी लिख दूंगा। फ्राइडे को शिफ्ट कर दूं ये क्लास, ऐसा भी मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि आपके ऊपर भी लोड ज्यादा हो जाएगा, एक दिन में 6 घंटे की क्लास हो जाएगी। ऐसा भी मैं सोच सकता हूँ, बट मैं एक बार बताऊंगा। ऐसा कर दूं क्या, फ्राइडे को कर दूं उसको शिफ्ट? कॉलेज भी होगा कुछ लोगों का, ठीक है चलो, लेट मी डू दिस। मैं इस क्लास को फ्राइडे शिफ्ट कर देता हूँ, सो दैट आप पे बर्डन भी ना हो और आप प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते चलो, ठीक है। अंडरस्टूड, बिकॉज बहुत सारे लोग ऑफिस और कॉलेज ऑलरेडी जा रहे होंगे, तो मैं फ्राइडे को उसको शिफ्ट कर देता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। मजा करिए और फिर दोबारा से रिवीजन चालू करिए। ओके।